मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उर्दू में एक्सप्लेन करूँ, बट अगर बीच में आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं दैट यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बीच में कुछ ऐसी चीज़ होती है जो टर्म्स आपको नहीं समझ आते हैं, तो प्लीज़ राइट इट डाउन और हम एंड में उसको मज़ीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा स्किन का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारी जिल्द बेसिकली कितनी लेयर्स से बनी हुई है। स्किन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये जो जिल्द का बैरियर हमें नज़र आ रहा है, इसमें सबसे ऊपर जो सेल की लेयर होती है उनको स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। हमारे जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा और जो दूसरी रेस है उसका कलर डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे जो वाइट रेस के पीपल होते हैं वो कहलाते हैं मेलानोसाइट्स, जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। 3 बेसिक लेयर्स होती हैं हमारी स्किन की, जिसमें सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। नीचे जिसमें हमारे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स प्रेजेंट होते हैं उनको डर्मिस कहते हैं। और सबसे नीचे आता है फिर हमारा फैट, जिसके अंदर हमारा एडिपोज टिश्यू या जो हमारा फैट सेल्स है, जो चर्बी वगैरह होती है, वो डिपॉजिट होती है। हमारे कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, ये सब उर्दू में लिखा हुआ है, आप में से किसी को अगर समझ में ना आए तो एपिडर्मिस एक ईंट की दीवार की तरह होती है। स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड्स, ये 2 तरह के ग्लैंड होते हैं। एक सिबेशियस ग्लैंड्स जो चिकनाई के ग्लैंड्स होते हैं, जो यूजुअली प्यूबर्टी के टाइम पर एक्टिव ज़्यादा होते हैं, बर्थ पे इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। और दूसरे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो बर्थ से ही एक्टिव होते हैं और हमारा जो स्वेट होता है उसको प्रोड्यूस वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्किन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो स्किन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, जरासीम के खिलाफ हिफाजती दीवार। तो सबसे पहले जब भी हमारी बॉडी पे कोई बाहर से जरासीम अफेक्ट करता है या हमें कोई ट्रॉमा होता है, तो इट्स द फर्स्ट बैरियर दैट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट दीज थिंग्स, ठीक है। सेंसेशंस, स्किन के अंदर बहुत सारे नर्व एंडिंग्स होते हैं, हमें डिफरेंट टाइप की सेंसेशन इज़ नॉट जस्ट टच, सेंसेशंस में टच भी आ जाता है, पेन भी आ जाता है, सारी टाइप की सेंसेशन स्किन जो है वो डिटेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसमें नर्व एंडिंग्स और रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। विटामिन डी का सिंथेसिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक है। स्किन जो सनलाइट से हमारा विटामिन डी सिंथेसाइज होता है, उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्किन करती है। फूड रिजर्व, स्किन के अंदर फूड भी रिजर्व होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन हमारा स्वेट के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जो हमारा स्वेट प्रोड्यूस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प होता है। इसीलिए जो जिनका टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है और वो स्वेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनको हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन जैसी चीज़ें हो जाती हैं इस तरह की गर्मियों में। तो ये भी स्किन का काम होता है, जो स्वेट हमारी जो इवेपोरेशन होती है, उसी स्वेट के साथ हमारे बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, वो भी स्वेट के थ्रू लूज होते हैं। एंड लास्ट इज साइकोसोशल और एस्थेटिक। हम सबको पता है हमारी स्किन पे कभी पिगमेंटेशन आ जाए, एक्नी आ जाए, तो हम सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर हो जाती है, बुरा लगता है देखने में हमें भी, दूसरों को भी। सो एस्थेटिक फंक्शन भी स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन डिजीज़ेस की एक जनरल क्लासिफिकेशन जो हम ओवरव्यू एक सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं, उसमें हेरिडिटरी बीमारियां आ जाती हैं जो कि मौरूसी होती हैं, जो कि मुंतकिल होती हैं माँ बाप से बच्चों में। उसके अलावा कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं जो कि पैदाइशी होती हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप में हो, लेकिन बच्चों में पैदाइशी आ जाती हैं। इन्फेक्शंस होते हैं स्किन के, वायरल इन्फेक्शंस हो गए, बैक्टीरियल हो गए, फंगल इन्फेक्शंस हो गए, एंड फाइनली पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो गए। पैरासिटिक इन्फेक्शंस में हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल मिलता है वो हेड लाइस का मिलता है, जिन्हें हम जुएं भी कहते हैं, ठीक है। एलर्जीज स्किन की, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज अगर हम डिस्कस करेंगे, सोराइसिस जैसे लीजन्स हैं वो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में आ जाते हैं। ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं स्किन की, स्किन के कैंसर्स होते हैं। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की, जैसे जिन लोगों में जिंक डेफिशिएंसीज होती हैं, कॉपर डेफिशिएंसीज होती हैं, उनकी स्किन, उनके बाल बहुत ज़्यादा रफ और थिन और इस किस्म के होते हैं। तो न्यूट्रिशनल बीमारियां भी स्किन को अफेक्ट करती हैं। एंड फाइनली सेनाइल या एजिंग प्रॉब्लम्स, जैसे फ्रेकल्स हो गए हमारे, रिंकल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, ये सारे सेनाइल प्रॉब्लम्स कहलाते हैं या एजिंग के साथ एसोसिएटेड स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स का यहाँ पे क्यों जिक्र कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डाउन सिंड्रोम के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो बच्चे बड़े होते हैं, उनका इम्यून फंक्शन जो होता है वो डिसरेगुलेटेड होता है। यानी हमारी बॉडी की 2 तरह की इम्यूनिटियाँ जो होती हैं, इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, उसमें कुछ टाइप के सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं। जहाँ भी हमारी बॉडी किसी चीज़ से अफेक्टेड होती है, किसी बाहर के इन्फेक्शन से अफेक्टेड होती है, हमारी क़ुव्वत मदाफ़िया जो होती है उसके ख़िलाफ़ काम करती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से डिफेक्टिव होती हैं, जैसे कि उनके टी और बी सेल्स दोनों कम मिकदार में होते हैं,
ठीक है। अगर कहीं पे उनको इन्फेक्शन या चोट हो जाती है तो जिन सेल्स को वहाँ पे फ़ौरन माइग्रेट करके आना चाहिए और फ़ौरन से स्किन की हीलिंग करनी चाहिए वहाँ पे, वो सेल्स उस तरह से वहाँ माइग्रेट करके नहीं आ सकते, जिसको कीमोटेक्सिस कहते हैं। उनका कीमोटेक्सिस जो है वो डिफेक्टिव होता है, यानी वो इतनी तेज़ी से वहाँ पे आके स्किन को हील नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि आगे अब सारी बीमारियाँ हम उससे रिलेटेड आएंगी। अब हम आते हैं कौन सी स्किन डिजीजेस कॉमन होती हैं डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स में। हम एक के बाद एक इनको डिस्कस करेंगे। एटोपिक डर्मेटाइटिस है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, एलोपेशिया एरियाटा है, मैं इन सबको उर्दू में भी आगे बताती जाऊंगी, विटिलाइगो है, एनिटोडर्मास है और डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस हैं। पहला हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस बेसिकली एक्जिमा का ही दूसरा नाम होता है, जो हम जिसको कॉमन लफ्ज़ों में एक्जिमा कह रहे होते हैं वो बेसिकली डर्मेटाइटिस होता है। एक्जिमा की दो बेसिक क्लासिफिकेशंस होती हैं, एक होते हैं एक्सोजेनस एक्जिमास, एक होते हैं एंडोजेनस एक्जिमास, ठीक है। एक्सोजेनस एक्जिमास बाज़ लोगों को शायद नाम से समझ आ रहा हो, उस टाइप के एक्जिमा होते हैं जो बाहर से हमें जब कोई चीज़ लगती है तो हमें डेवलप हो जाता है, जिसमें इरिटेंट, एलर्जिक और फोटोडर्मेटाइटिस आ जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को रिस्ट वॉचेस पहनने से एलर्जीज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको उस मेटल से एलर्जी होती है जिसकी रिस्ट वॉच बनी हुई होती है। कुछ लोगों को जो बर्तन धोने का साबुन होता है उससे एलर्जी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको इरिटेंट लगता है वो साबुन। तो ये एक्सोजेनस होते हैं, यानी बाहर वाली चीज़ों से हमारी स्किन अफेक्ट हो रही है। इसी तरह कुछ लोगों को फोटोडर्मेटाइटिस होता है, यानी वो बाहर धूप में जाते हैं तो उनकी स्किन रिएक्ट करना शुरू हो जाती है, बिल्कुल लाल और सुर्ख हो जाती है और उस पर से छिलके स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फोटोडर्मेटाइटिस कहलाता है। ये भी एक बाहर का फैक्टर है जो हमें अफेक्ट कर रहा है। इसी तरह कुछ होते हैं एंडोजेनस एक्जिमास। एंडोजेनस एक्जिमास बेसिकली वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये एलर्जी हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, ये लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इनकी स्किन किसी भी चीज़ से रिएक्ट कर सकती है। एंडोजेनस एक्जिमास में हमारे पास जो हम दो अभी डिस्कस करेंगे, एटोपिक एंड सिबोरिक एक्जिमास आ जाते हैं, डिस्कॉइड एक्जिमास आ जाते हैं और मजीद और किस्म के, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर के दो हैं, एटोपिक और सिबोरिक डर्मेटाइटिस। हम जब एटोपिक डर्मेटाइटिस की बात करते हैं, यूजुअली एटोपिक डर्मेटाइटिस ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इन्फेंसी से स्टार्ट हो जाता है, यानी 6 मंथ से पहले की एज में एटोपिक डर्मेटाइटिस स्टार्ट हो जाता है। ये एक अंदरूनी किस्म की एलर्जी होती है, ठीक है। और कौन कौन से, फिर जब इन्फेंट्स को अफेक्ट करती है, यानी 1 साल से कम के बच्चों को अफेक्ट करती है, तो मोस्ट कॉमनली उनके फोरहेड पर, उनके चीक्स पर, उनके एल्बोज और उनके नीज पर ये अफेक्ट करती है, ठीक है। किस तरह अफेक्ट करती है? वहाँ पे सुर्खी होना शुरू हो जाती है, बच्चों को खारिश होना स्टार्ट करती है। मोस्ट कॉमन जो पेरेंट्स आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा रात को सो नहीं पाता, इतनी खारिश कर रहा होता है, ठीक है। तब थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, 1 साल से ऊपर का हो जाता है, तो फिर उसकी नेक का एरिया भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसका फोल्ड आना शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो उसके बाद ये फ्लेक्जर्स में आना स्टार्ट हो जाती है, यानी नेक का एरिया हो जाएगा, हमारे एल्बोज के जो सामने की जगह फ्लेक्जर्स होते हैं उसमें आ जाती है। तो ये बेसिकली हमारी फ्लेक्जन होती है, ठीक है। ये फ्लेक्जन है और ये हमारी एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन कहलाती है। तो यहाँ पे फ्लेक्जर्स अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। इसी तरह रिस्ट वाले जगह, ये भी हमारा एक फ्लेक्जन की जगह है, यहाँ पे अफेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पे भी फोल्ड्स होते हैं स्किन के, तो वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब एडल्ट्स होते हैं तो हमारे ये नीज के पीछे का जो एरिया है वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी जो सारे फ्लेक्जर्स हैं बॉडी के, अब आहिस्ता आहिस्ता वो नेक भी हो गया, एल्बो के फ्लेक्जर्स भी हो गए, नी के फ्लेक्जर्स भी हो गए, ठीक है। लेकिन इन्फेंट्स में यूजुअली जो साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट है वो चीक्स है और वो फोरहेड है। एटोपिक डर्मेटाइटिस की 2 किस्म की स्टेजेस होती हैं। जब एक्जिमा बहुत एक्टिव होता है, बहुत एंग्री किस्म का एक्जिमा होता है, तो बहुत वीपी सा, जूसी सा लीजन होता है, यानी जो उसके जो जहाँ पे वो सुर्खी बनी हुई होती है वहाँ पे कभी कभी पानी वाले छाले बन जाते हैं, जिसमें से पानी, जो कहते हैं ना पानी रस रहा होता है, उस टाइप के लीजन्स बन जाते हैं। तो वो हमारा एक्यूट स्टेज कहलाता है, उस वक्त एक्जिमा जो है वो फ्लेयर कर रहा होता है। और एक हमारा क्रॉनिक स्टेज होता है, जब ये एक्यूट एक्जिमा सेटल डाउन कर जाता है तो उसी स्किन की जगह पर अब आहिस्ता आहिस्ता छिलके आना स्टार्ट हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, यानी कि वो सुर्खी सेटल डाउन हो जाती है लेकिन वो ब्राउनिश और ब्लैकिश पिगमेंटेशन में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। ये कहलाता है एटोपिक डर्मेटाइटिस का क्रॉनिक स्टेज, यानी आगे का स्टेज। ये एक बच्चा है जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस हुआ हुआ है, इन्फेंट है जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस हुआ हुआ है चीक्स पर। तो आप देख सकते हैं कितना वेट लीजन है, ये पूरा रेड और वीपी सा लीजन है। ये दोबारा से साइट्स बताई गई हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस की। ये एग्जांपल्स हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस की। कभी कभी एटोपिक डर्मेटाइटिस अगर अनट्रीटेड हो तो इतना सीवियर हो जाता है कि वो
इन्फेंट की पूरी बॉडी को भी अफेक्ट कर देता है। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो पूरे स्किन पर उनके इस तरह के दाने निकले हुए होते हैं। तो ये सारे एक्जिमास की शक्ल है, ताकि थोड़ा सा आप लोग फेमिलियर हो जाएं कि एक्जिमा किस तरह आ सकता है। सो एटोपिक डर्मेटाइटिस होता क्यों है? अभी हमने डिस्कस किया कि एक जो इम्पॉर्टेंट डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स का कंपोनेंट होता है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें भी एटोपिक डर्मेटाइटिस आता है। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस के कॉजेज़ में हमारे पास जेनेटिक कॉज आ सकता है, यानी बहुत से लोग जिनको एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है उनके माँ बाप को एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, या फिर उनके अंदर एटोपी की दूसरी बीमारियाँ होती है। एटोपी बेसिकली क्या होती है? एटोपी इज़ हाइपर सेंसिटिविटी, यानी आपकी जो बॉडी है या आपकी स्किन या कोई भी ऑर्गन हाइपर सेंसिटिव है। नॉर्मल इंडिविजुअल को कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करी, लेकिन आपकी स्किन और आपकी बॉडी उससे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करी है। जैसे कुछ लोग परफ्यूम लगाते हैं तो उनको कुछ नहीं होता, लेकिन जो एलर्जिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनको परफ्यूम से एलर्जी हो जाती है, तो ये एटोपी कहलाती है। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स में एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी स्किन की एलर्जी की भी हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी हाइपर सेंसिटिविटी की बीमारियाँ जैसे एज़मा है वो भी हो सकता है। एस्थमा भी एक टाइप ऑफ एलर्जी है, तो एस्थमा की शिकायत भी अक्सर पेरेंट्स में होती है। एक तो जेनेटिक कॉज होता है, एक इन्वायरमेंटल कॉज होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस का, एक इम्यूनोलॉजिक मैकेनिज्म होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, यानी उनके टी सेल्स जो हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, और एक एपिडर्मल बैरियर का डिसफंक्शन होता है। अभी हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, तो एटोपिक डर्मेटाइटिस के बच्चों में स्किन के सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो डिफेक्टिव होती है, यानी उसके अंदर वो नॉर्मल प्रोटीन्स, वो नॉर्मल लिपिड्स जो उसकी लेयर को चाहिए होते हैं हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, वो नहीं होते, और उसका एपिडर्मल बैरियर डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से उसका पानी इवेपोरेट होता रहता है और स्किन ड्राई होती रहती है। ठीक है, यानी उसका नॉर्मली वो है ही डिफेक्टेड, वो अपना नॉर्मल फंक्शन ही नहीं कर पा रही है। उसका नॉर्मल फंक्शन है कि वो प्रोटेक्ट करे, वो मॉइस्चराइज करे, बट वो नहीं कर पा रही होती। तो ये कहलाता है एपिडर्मल बैरियर डिसफंक्शन, और इंक्रीज वाटर लॉस हो जाता है इन बच्चों की स्किन में से। अब ट्रिगरिंग फैक्टर्स हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि एक बार डायग्नोस तो हो गया कि एटोपिक डर्मेटाइटिस है बच्चे को, ठीक है, अब इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिनसे हमें प्रोटेक्ट करना है अपने बच्चे को। फैब्रिक्स लाइक वूल एंड पॉलिएस्टर शुड बी अवॉइडेड। पॉलिएस्टर के कपड़े, मिक्स्ड फैब्रिक के कपड़े, नायलॉन, और ये जो वूल हम सर्दियों में यूज़ करते हैं, यहाँ पे तो कम सर्दियाँ आती कराची में, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पे वूल से बच्चा ट्रिगर हो सकता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी उसका डर्मेटाइटिस वर्सन हो सकता है। ट्रिगरिंग फैक्टर्स सबको आइडिया है कि क्या होते हैं? ट्रिगर का मतलब है कि वर्सन हो जाना, यानी किस कंडीशन में हमारा एक्जिमा वर्सन हो जाएगा। तो अगर आप वूल के कपड़े पहनाएंगे, पॉलिएस्टर के कहलाएंगे, तो आपका एक्जिमा वर्सन हो जाएगा। परफ्यूम्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड मेकअप, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी मे बी पेरेंट्स हों जिनके बच्चे थोड़ी बड़ी एज में हों, तो मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट्स बच्चों को ना यूज़ करवाएं, उन बड़े टीनेजर्स को। परफ्यूम्स एंड स्किन केयर की प्रोडक्ट से भी एलर्जीज हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, कभी कभी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम और बहुत मतलब वो बेचारे अपने केयर के लिहाज से कह रहे होते हैं कि उनको तो समझ रहे होते हैं कि हम बेस्ट करें, वो कहते हैं हम तो हमेशा डिटॉल से नहलाते हैं। डिटॉल से ना नहलवाएं, ठीक है। डिटॉल इज़ अ हार्श सोप जो बॉडी को, स्किन को उसके नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से वो कर देता है, डिप्राइव कर देता है। सो डिटॉल, लाइफ बॉय, सेफ गार्ड, ये सारे जो एंटीसेप्टिक सोप होते हैं ये हम एटोपिक डर्मेटाइटिस के बच्चों में यूज़ नहीं करवाते, ठीक है। लॉन्ग और हॉट शावर्स, अगर हम बच्चे को शावर दिलवा रहे हैं तो कोशिश करें कि शावर थोड़ी से स्पैन का हो, यानी एक घंटा, आधा घंटा, इतना ना हो। 15 मिनट्स में आप शावर दिलवाएं और ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें नहलाने के लिए। अगर बहुत हॉट या बहुत कोल्ड यूज़ करेंगे, अगेन बच्चे का डर्मेटाइटिस फ्लेयर होगा। हीट, गर्मी, ठीक है, गर्मी भी उसको बहुत ज़्यादा फ्लेयर कर सकती है। अगेन एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड भी डर्मेटाइटिस को फ्लेयर कर सकते हैं। बहुत से लोगों की ड्राइनेस जो है वो सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्जिमा ज़्यादा फ्लेयर हो जाता है। एंड एनी टाइप ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा घर पे लड़ाई झगड़ा देखेगा, बहुत ज़्यादा रोएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स का सर्कल होगा, वो कोई वहाँ पे कोई स्ट्रेस मिलेगा, इमोशनल स्ट्रेस अगर बच्चे को मिलेगा तो उसकी बॉडी भी उसको मैनिफेस्ट करेगी, उसका एलर्जी और उसका एक्जिमा भी वर्सन होगा। ये सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं और इसमें सबसे ज़्यादा रोल पेरेंट्स का है कि उन्हें अवॉइड करनी है सारी चीज़ें। एटोपिक डर्मेटाइटिस की कुछ, अच्छा हमारे पास एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों पेरेंट्स का कि ये ठीक कब होगा ये एलर्जी। एटोपिक डर्मेटाइटिस स्टार्ट इन्फेंसी से होता है, ये बेहतर तकरीबन 20s की एज तक होता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एक क्रॉनिक कंडीशन है,
ये फ़ौरन से ठीक हो जाने वाली कंडीशन नहीं है। इसीलिए आप लोगों का रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे को घर पे भी केयर की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ने दवा दी, ये नहलाना, ये कपड़े पहनाना, ये सब तो ज़ाहिर है पेरेंट्स का ही काम है ना। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल आता है कि वो किस तरह इसको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये कुछ रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस होती हैं, यानी ये भी स्किन की ही चीज़ें होती हैं जो रिलेटेड होती हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस में। जिन लोगों को, जिन बच्चों को एटोपिक डर्मेटाइटिस है, उन बच्चों में इस किस्म की भी स्किन के लीजन्स आ सकते हैं। जैसे कि जो पहला लीजन है उसमें छोटे छोटे स्किन कलर के बम्प्स बन जाते हैं। मे बी आप में से किसी ने अपने बच्चों में ऑब्जर्व किए हों कि ये थाइस के एंटीरियर साइड पे आ जाते हैं, आर्म्स के आउटर वाली साइड पे छोटे छोटे स्मॉल बम्प्स बन जाते हैं। इक्थायोसिस, जिसमें हमें फिश लाइक स्केल्स बनना शुरू हो जाती हैं। इतनी ड्राइनेस होती है कि वो जैसे मछली के बॉडी पे स्केल्स होती हैं उस तरह की स्केल्स आ जाती हैं। डेनी मॉर्गन लाइन, एक आँख के नीचे एक लाइन होती है, हमने बहुत कॉमनली क्लिनिक्स में देखी है, शायद आपने कभी ना देखी हो। ये भी एटोपिक डर्मेटाइटिस के बच्चों में आ जाती है। फिशरिंग ऑफ द पाम्स, क्यों फिशरिंग कहलाता है? कट पड़ जाना। पाम्स और सोल्स इतने ड्राई हों कि उन पर कट पड़ जाए, उसको फिशरिंग कहते हैं। पेरी ओरल रेडनेस, सुर्खी आ जाती है यहाँ मुंह के अतराफ में, ड्राइनेस एंड अगेन रेडनेस ऑफ द स्किन। तो ये सारी रिलेटेड होती हैं एटोपिक से। सब एटोपिक डर्मेटाइटिस को जब आप ट्रीट करेंगे तो ये भी ट्रीट, केरेटोसिस पाइलेरिस को भी मॉइस्चराइज करें आप। जितना अच्छा मॉइस्चराइज करेंगे, दिन में 3 से 4 बार भी लगाएं। मॉइस्चराइज़र ऐसी चीज़ होती है जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते। उसके अंदर नहीं, आपको फिर आपका डॉक्टर बताएगा कि इस बच्चे के लिए ये मॉइस्चराइज़र ठीक है। जैसे सेंटेड मॉइस्चराइजर्स होते हैं, विक्टोरिया सीक्रेट का ले लिया आपने, बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ले लिया। इस टाइप के जो सेंट वाले मॉइस्चराइजर्स होंगे वो सूट नहीं करेंगे आपको ऐसे मॉइस्चराइजर्स लेने हैं जो आपको चिकना। आई एम नॉट श्योर कि इफ आई एम अलाउड टू यूज़ ब्रांड नेम्स हियर, बट लाइक अगर कहना है, फिजियोजेल है, वेपेंथॉल लोशंस हैं। ये कुछ लोगों को जॉनसन सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता। तो फिजियोजेल इज़ अ सेफ चॉइस इन चिल्ड्रन। इनफैक्ट इवन ये जो सेरावी आया है ये भी एक सेफ चॉइस है। मेटाफिल है, ये सारी सेफ चॉइसेस है। एटोपाम है। तो बच्चों को जब वॉश कराएं डाउन सिंड्रोम बच्चों को, तो एक्चुअली ज़्यादातर ये जो नोज के पास इधर इधर गर्मियों में भी जो है ना रफ वाइट कलर की जैसे खुश्की से, हम आगे वो भी कंडीशन डिस्कस करेंगे, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है एटोपिक डर्मेटाइटिस से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ रिलेटेड हो सकती हैं। सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शुड यूज अ स्टेप। अब इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं जो एक्चुअली डॉक्टर्स को आप लोगों को बताने होते हैं। अगर माइल्ड सा एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है तो यूजुअली डॉक्टर्स इमोलियंट्स, ये जो यहाँ वर्ड यूज़ किया हुआ है, दिस इज सेम एज मॉइस्चराइजर्स। तो अगर माइल्ड सा एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है तो हम मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं और माइल्ड पोटेंसी के स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने घबराना नहीं है। स्टीरॉयड के बेशक साइड इफेक्ट होते हैं, बेशक वो साइड इफेक्ट्स कॉज करता है, लेकिन डॉक्टर आपको हमेशा उस क्वांटिटी और उतने दिन के लिए देगा जितने दिन तक बच्चे को ज़रूरत है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप बहुत कंटिन्यूसली लगाते रहेंगे तो वो आपको साइड इफेक्ट देगी। पैराडोल की गोली को भी अगर कंटिन्यूस लेंगे तो वो भी साइड इफेक्ट देगी। लेकिन इस कंडीशन में स्टीरॉयड का यूज़ होना ज़रूरी होता है कभी कभार, जब बच्चे फ्लेयर किए हुए होते हैं, जब इतना ज़्यादा एक्जिमा होता है, वो सिर्फ इमोलिएंट से नहीं क्योर होता है। तो इस कंडीशन में माइल्ड टॉपिकल स्टीरॉयड्स फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपने देना ज़रूरी होते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद, घर पे नहीं। ठीक है, अगर मॉडरेट एटोपिक एक्जिमा होता है तो फिर हम मॉडरेट पोटेंसी के स्टीरॉयड देते हैं। स्टीरॉयड में भी अलग अलग क्लासेस होती हैं और हम थोड़ी सी और चीज़ें ऐड कर देते हैं उसमें। जैसे कुछ लोगों को इतनी खारिश होती है बच्चों को कि वो अपना हाथ रोक नहीं पाते, तो हम रात को उनको एक मरहम की लेयर लगा के उसके ऊपर वेट रैप करवा देते हैं, यानी बैंडेज को वेट करके और उसके ऊपर रैप कर देते हैं लेग के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि बैंडेज होती है तो बच्चा बार बार खारिश नहीं करता। ठीक है, और अगर सीवियर टाइप का एटोपिक एक्जिमा होता है फिर हमें मज़ीद स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है, जिसमें हम कुछ लोगों में सिर्फ दवाइयों लगाने की दवाइयों से ठीक नहीं होता तो हमें खाने की दवाइयाँ, अगेन वो बच्चों में नहीं बड़ों में थोड़ा जाके देते हैं हम, या शुआओं का ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। लेकिन ये सीवियर एटोपिक जिनको जैसे अभी मैंने बताया पूरी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट हो गई, रिफ्रैक्टरी किस्म का है कि भाई वो ठीक ही नहीं हो रहा, 6 हफ्ते हो गए, इस टाइप के एक्जिमास जब होते हैं। So healthcare professionals should offer children with atopic eczema and their parents information on how to recognize flares. अभी मैंने आपको सारी पिक्चर्स इसलिए बताई कि आप रिकग्नाइज कर सकें कि कब हमारे बच्चे को फ्लेयर हो रहा है और हमें डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। तो अब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, एक ओवरव्यू है सिम्टम्स एटोपिक डर्मेटाइटिस में क्या क्या साइंस आपके बच्चे आपको दे सकते हैं। खारिश, स्मॉल रेज्ड बम्प्स, छोटे छोटे दाने, सेंसिटिव स्किन, ठीक है, ड्राई स्किन, रेड किस्म के पैचेस और क्रैक्ड स्किन, ये सारे साइंस आ सकते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस में। ट्रीटमेंट में क्या क्या आ जाएगा, ल्यूकवार्म शावर आ जाएगा, मॉइस्चराइजर्स आ जाएंगे,
सॉफ्ट क्लोथ्स आ जाएंगे, सॉफ्ट एंड प्योर लॉन, प्योर कॉटन। ईट हेल्दी फूड्स। अच्छा, कुछ लोग जो है वो एलर्जी की वजह से बच्चों को सब कुछ अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अंडा है, दूध है, फिश है, तो प्लीज़ ये ना करें। अगर आपका डॉक्टर आपसे कहता है और अगर आपके पास एक फूड एलर्जी पैनल हुआ है जिसमें कि उसमें आया हुआ है कि भाई बच्चे को इस किस्म के ग़िज़ा से एलर्जी है, सपोज़ किसी को एग से एलर्जी हो जाती है, किसी को मिल्क से एलर्जी हो जाती है, अगर तो आपके पास ये आया हुआ है, आपके बच्चे के एलर्जी के टेस्ट में आया हुआ है कि उसको इस चीज़ से एलर्जी है, तो फिर तो आप बल्ले उसको अवॉइड करें, ठीक है। लेकिन बच्चे की ग्रोइंग एज में इन सब चीज़ों को अवॉइड कर देना एक साथ कि नहीं मेरे बच्चे को तो एलर्जी हो जाती है तो मैं उसको फ़िश भी ना खिलाऊं, मिल्क भी ना दूं, एग भी ना दूं, ये आपके बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। अनलेस एंड अनटिल द डॉक्टर टेल्स यू, या आप खुद ऑब्जर्व करें कि नहीं जब भी ये अंडा खाता है इसको इस किस्म का एक्जिमा हो जाता है, आप सब कुछ ना अवॉइड करवाएं, ठीक है। एक एलर्जी पैनल आता है, वो आप करवा के देख सकते हैं ब्लड में। कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स अगेन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद, और ह्यूमिडिफायर यहाँ पे ज़रा अनकॉमनली यूज़ होता है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो जिस तरह समर में एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, विंटर में ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी थोड़ी बेहतर हो जाती है विंटर्स में, जो ड्राइनेस होती है वो कम हो जाती है। सो अब हम दूसरे किस्म के एंडोजिनस एक्जिमा पे आ गए हैं, यानी बॉडी के अंदर जो एक्जिमा प्रेजेंट होता है उस पर, जिसका नाम है सिबोरिक डर्मेटाइटिस। सिबोरिक डर्मेटाइटिस को बहुत आम लफ्ज़ में खुश्की कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये खुश्की सिर्फ सर पर नहीं आती, ये बॉडी पर भी आ सकती है, स्पेशली बच्चों में, ठीक है। तो सबसे पहले जब बच्चा ये खुश्की मैनिफेस्ट करता है, और बहुत सारे बच्चों में हम देखते हैं उसमें बहुत थिक किस्म की जो है वो पपड़ी टाइप बन गई होती है सर पर, ब्राउन किस्म के स्केल्स होते हैं जो बहुत ही चिपके हुए होते हैं, क्रेडल कैप कहते हैं जिसको नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में। सो इस टाइप का होता है ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस जब सर पर आता है, तो यानी ये डैंड्रफ की एक टाइप है जो बहुत सिवियर हो जाती है बच्चों में। अच्छा, अब इसके क्या क्या कॉमन साइट्स हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस की, अगेन ये भी याद रखना ज़रूरी है। सो सिबोरिक डर्मेटाइटिस बेसिकली वहाँ आएगा जहाँ पे चिकनाई के ग्लैंड ज़्यादा होंगे, जैसा कि हमारा स्कैल्प है, जैसे कि हमारे चीक्स हैं, जैसे कि हमारे आईब्रोज़ हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ ये हेयर और सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा होंगे वहाँ पे सिबोरिक डर्मेटाइटिस आएगा। कुछ बच्चों को यहाँ एंटीरियर साइड ऑफ द बॉडी पे भी हो सकता है, और हमारे जो फोल्ड्स होते हैं, अक्सर जो है वो बच्चों में नैपकिन रैश हो जाता है। नैपकिन रैश की भी एक वजह होती है, आप पैम्पर्स नहीं भी यूज़ करवा रहे होते, डायपर्स, तब भी हो जाता है, उसकी भी एक वजह सिबोरिक डर्मेटाइटिस होती है, क्योंकि सिबोरिक डर्मेटाइटिस इस एरिया पर भी आ सकता है स्किन के। ये टाइप की कंडीशन होती है जब बच्चों में क्रेडल कैप बहुत सीवियर सिबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ होता है, तो इस टाइप की कंडीशन आती है। ये आईब्रोज़ में हुआ हुई खुश्की बहुत ज़्यादा, ये नेक फोल्ड्स में खुश्की है, ये भी। अब आप बोलेंगे नेक में तो एटोपिक डर्मेटाइटिस भी आ रहा है, सिबोरिक भी आ रहा है, तो ये डॉक्टर का काम होता है बेसिकली डायग्नोस करना। वो बाकी साइड्स भी बॉडी की ऑब्जर्व करता है, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है, हिस्ट्री लेता है कि क्या कौन सा एक्जिमा है। ये नैपकिन रैश है जिसको हम अक्सर समझते हैं कि डायपर से एलर्जी हो रही है, या हम समझते हैं कि ये कोई इन्फेक्शन हो गया है, बट ये बेसिकली सिबोरिक डर्मेटाइटिस है जो प्राइवेट पार्ट में हुआ हुआ है। ये बहुत सीवियर किस्म का सिबोरिक डर्मेटाइटिस है जो ईयर्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है, यहाँ की पूरी लाइन को इन्वॉल्व कर रहा है। जब बड़ों में सिबोरिक डर्मेटाइटिस आता है तो यूजुअली ये विंग्स ऑफ द, जैसे बच्चों में चीक्स इन्वॉल्व होते हैं, ये जो नोज़ के ये साइड वाली जगह है यहाँ पे खुश्की आना शुरू हो जाती है। ये तो बहुत कॉमन एडल्ट्स में भी हमने देखा है कि जब उनका सर में डैंड्रफ ज़्यादा आता है तो यहाँ भी खुश्की हो रही होती है, कानों के पीछे भी खुश्की हो रही होती है, और इनफैक्ट एंटीरियर चेस्ट में भी खुश्की हो रही होती है। ये भी सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, ये अडल्ट्स में आपको दिखाया हुआ है। ये हेयर लाइन को इन्वॉल्व कर रहा है, ये नोज़ की साइड को इन्वॉल्व कर रहा है। इसमें बेसिकली स्केलिंग होगी, छिलके होंगे और सुर्खी होगी। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस सिबोरिक डर्मेटाइटिस की, क्योंकि एक कॉज ये भी, अब सिबोरिक डर्मेटाइटिस क्यों होता है, एक कॉज होता है सिबोरिक डर्मेटाइटिस का कि जिन लोगों के चिकनाई के ग्लैंड ज़्यादा चिकनाई प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस वजह से उनको सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, उस वजह से उनकी स्कैल्प की डैंड्रफ ज़्यादा हो जाती है। और बच्चों में एक किस्म का फंगस भी है जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहलाता है। इस वजह से जब हम बच्चों में ट्रीट करते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस, तो स्टीरॉयड तो चलो उसकी थोड़ी सी सुर्खी को कम कर देगा, हम उसके अलावा एंटी फंगल शैम्पूज़ भी देते हैं, जिसमें हमारा कोनैश शैम्पूज़ आ गया, स्टीप्रॉक्स शैम्पू आ गया। हम कहते हैं कि आप ये शैम्पू है लेकिन इसको एज ए लिक्विड सोप यूज़ करें, बच्चे की बॉडी को भी इससे धुलवाएं और स्कैल्प भी धुलवाएं। आप उसको एज ए लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड सोप जैसे हम यूज़ करते हैं ना, तो उसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं।
आप बिल्कुल उसको एज लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं। नाज जो है ना तो कंटिन्यूसली यूज ही करवाते हैं। और जब जिन लोगों में बहुत अधेरेंट स्केल्स होते हैं, जिन लोगों में बहुत स्केल्स चिपके हुए होते हैं, उनको आप जेंटल ब्रशिंग भी कर सकते हैं। मतलब आप स्केल्स को जो है वो थोड़ा सा शैम्पू लगाएंगे तो वो थोड़ी सी लूजन हो जाएंगी, उसके बाद आप जेंटल ब्रशिंग से स्केल्स भी रिमूव कर सकते हैं। जी जी श्योर। मेरी बेटी को पिछले 4 साल से 5 साल से ये मसला है। मैं मतलब तस्वीर भी लाई हूँ उसकी, आप देख सकती हैं कैसा है उसका। ये वाला मसला है। जी, और ये जो है जब तक मैं दवा लगाती रहती हूँ तब तक वो ठीक होता रहता है, और जैसे ही मैं दवा छोड़ देती हूँ 1 हफ्ते बाद दोबारा आ जाता है। तो बेसिकली यही मैं आपको और समझा रही body पे थी नहीं कि है। ये एक्जिमास जब तक लोग टीन एज में नहीं जाते, कुछ लोगों को इनफैक्ट 50 इयर्स की एज तक भी एक्जिमास होते रहते हैं, क्योंकि ये हमने बस ये जगह है बस। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो किस कौन सी, कभी कुछ लोगों को यहाँ पे हो जाता है, कुछ लोगों को सिर्फ यहाँ पे होता है, लेकिन ये कंडीशन क्रॉनिक चलने वाली है। केयर आपने करनी है। एक बार उसकी डैंड्रफ बेहतर हो गई, अब आपने छोड़ नहीं देना। अगर आप हफ्ते में 3 बार उसको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करा रहे थे तो अब हफ्ते में 2 बार कर दें, लेकिन उसको बिल्कुल अचानक छोड़ देंगी, एक्जिमा वापस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे एंडोजिनस एक्जिमाज हैं, आपकी बॉडी में मौजूद हैं। जब तक आपकी बॉडी जैसी है वो तो वैसी ही रहेगी, कोई उसको उठा के तो नहीं चेंज कर सकता। अल्लाह का शुक्र है बाल तो हैं उसके ऊपर, लेकिन रेड रेड होते हैं ये एरिया। हाँ, तो आप उसको एक बार या तो ये जो रेडनेस है इसको चेक करवा लें कि उसको कोई वहाँ पे इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा कोई दूसरा। डॉक्टर को दिखाया है कराची में, इतने तो सब ने यही कंडीशन बताई है उनको, सिबोरिक ही बताया है? उन्होंने, मैंने उनसे कभी इस तरह पूछा नहीं, आज पहली दफा मुझे ये नहीं, पता जैसे चला। कुछ डायग्नोसिस तो बनाते होंगे ना उन्होंने डॉक्टर्स। स्टेरॉइड, डॉक्टर ने जो स्टेरॉइड वाला ऑयल लिखा था शैम्पू के साथ, हम्म फिर किसी डॉक्टर ने जो है उसके साथ टैबलेट्स भी दी, शैम्पू भी दिया और लगाने का ऑयल भी दिया। टैबलेट इचिंग के लिए थी, एंटीहिस्टामिन थी? नहीं, उन्होंने कहा था कि खाएगी तो सही हो जाएगा। आई थिंक उसको फंगस हुआ होगा कोई। टीनिया कैपिटिस एक कंडीशन होती है जिसमें आपने देखा होगा वो जहाँ पे फंगस होता है वहाँ से बाल लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, और वो उसमें सुर्खी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो हो सकता है कि ये वो वाली कंडीशन, अगेन वो देखे बगैर आप डायग्नोज करना मुश्किल होता है। अभी जो आपने कंडीशन दिखा है उसमें सिर्फ खुश्की नज़र आ रही है, लेकिन आप कह रही थी पहले ऐसा भी था कि उसको रेड बन जाता था। उसको मैं जब दवा कोई भी डॉक्टर की लेकर आती हूँ लगाती रहती हूँ कंटिन्यूसली, तो बिल्कुल एरिया वो साफ हो जाता है। तो फिर जब आप एक बार साफ़ हो जाए ना, फिर आप उसको मेंटेनेंस पे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, और उसका तरीका ये होता है कि आप 2 बार हफ्ते में एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, बाकी दिनों में उसको कोई नॉर्मल बेबी शैम्पू से नहलाएं। ठीक है, हमें सेबोरिक डर्मेटाइटिस में शैम्पूज़ को ऑल्टरनेट करना होता है। एक वंस आपकी एक्यूट फ्लेयर सेटल डाउन हो जाए, फिर आप हफ्ते में 2 बार वो वाला शैम्पू यूज़ करें कोनाज, और बाकी जो हफ्ते के दिन हैं उसमें आपको नहलाना है उसके सारे गुजरों, क्योंकि आप ऑब्वियसली बाकी एक दिन में अगर स्केल्स वापस आ गए आपको धुलवाना तो पड़ेगा ना, आप रहने तो नहीं दे सकते। डॉक्टर, मैं अगर उसको ऑल्टरनेट करके शैम्पू भी करती हूँ ना तब भी वो नहीं जाता जब तक कि वो, और आप कोई ऑयल यूज़, शीशियों में लिक्विड टाइप की कोई दवा होती है, वो दोनों मिक्स करके अगर मैं उसे रोजाना लगाती नहीं रहूँ ना तो वो नहीं जाता। और आप लगा दें और चला जाए, उसके बाद आप क्या करती हैं? छोड़ देती हूँ। तो वही वो आ जाता है दोबारा। आपको छोड़ना नहीं है, आपको उसको टेपर करना है, हमेशा नहीं। अभी मैंने डिस्कस किया ना कि माँ बाप का ये एक्जिमास वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाते हैं। आपकी क्या है बच्चे की एज? वो अभी 7.5 साल की है। ये 20s तक भी जाके ठीक होता है, 50s तक भी जाके ठीक होता है। आपने बस पेशेंस दिखानी है अपनी, आपने बस सब्र करना है, और ये टेपर करिए आहिस्ता आहिस्ता, इसको अचानक से ना छोड़ें। ये एक्जिमास अचानक, बड़ा नहीं, बस वो इधर ही है। जब एटोपिक डर्मेटाइटिस का भी यही प्रॉब्लम होता है कि जब आप माँ बाप एक बार हो जाती है, भाई डॉक्टर ने देख लिया, सुर्खी सेटल डाउन हो गई, अब वो छोड़ देते हैं बिल्कुल, बस बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। आप मॉइस्चराइज नहीं रखेंगे, ये बच्चे के अंदर एक्जिमा मौजूद है, वो दोबारा वापस आ जाएगा। तो आप लोगों को मॉइस्चराइज रखना है। इस तरह से सेबोरिक डर्मेटाइटिस में आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते रहना है। उसको आप जितने मुद्दत के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। सॉरी, नहीं, दवा आप ऐसे दवा आप बगैर उसके नहीं वो कर सकते, वो आपको डॉक्टर को पहले कंडीशन दिखानी होगी उसके मुताबिक, क्योंकि ये दवा जो स्टीरॉयड की दवा होती है इन सब के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आपको ऐसे कोई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आपने यूज़ कर लिया ऐसा नहीं होता। हाँ, शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और वो आप एज मेंटेनेंस भी यूज़ कर सकते हो। सेटल डाउन हो गया, अब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन एक्जिमा मौजूद है अंदर उसकी बॉडी के, आप यूज़ करते रहें एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ठीक है, हफ्ते में 2 बार। पिंकी के बारे में क्या कहती हैं आप? जैसे कि मेरी बेटी के हुआ तो इनको जो है ना डॉक्टर ने कहा बस आपने इसको पिंकी से नहलाने की आप हिम्मत पूछेंगे तब तक स्टॉप करेंगे।
अच्छा, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ने उस वक्त कौन सी कंडीशन देखी थी तो कहा था पिंकी वॉशेस बेसिकली एंटीसेप्टिक वॉशेस होते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी जिनको खारिश करने से इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं हम उनमें रिकमेंड करते हैं कि वो दें, लेकिन पिंकी वॉशेस मेंटेनेंस के लिए यूज़ नहीं किए जाते। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर सब कुछ सेटल डाउन हो गया तो भी आप पिंकी से ही नहलाते रहें, फिर आप नॉर्मल उसको डव साबुन से नहलाएं। नहलाने के लिए जो साबुन रिकमेंडेड है एक्जिमा वाले बच्चों में वो डव है। अच्छा हाँ, नहीं तो स्कैल्प के लिए आप पिंकी की ज़रूरत नहीं, आप एंटी डैंड्रफ यूज़ करें तो भी इट विल सेटल डाउन। अगर रेडनेस हो स्कैल्प पर तो फिर आप दवा यूज़ करेंगे। अगर रेडनेस ना हो, सेटल डाउन हो गया है, लेकिन बच्चे को टेंडेंसी है कि उसको बार बार डैंड्रफ हो जाती है, तो फिर आप एंटी डैंड्रफ हफ्ते में 2 बार यूज़ करेंगे। तो वो इशू कोई और था ना, इसलिए पिंकी वॉशेस दी होंगी। ठीक है, ओके। सो अब हम तीसरी हमारी कंडीशन पे आते हैं जिसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया उर्दू में उसका मतलब समझे तो एलोपेशिया जो है वो बाल झड़ने को कहा जाता है, हेयर लॉस को एलोपेशिया कहा जाता है। तो एलोपेशिया एरियाटा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पैचेस में इस तरह के बाल लूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नीचे की स्किन बिल्कुल चिकनी साफ नज़र आएगी आपको। कभी कभी बच्चों को इस तरह के पैचेस में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ट्राइकोडाइनिया कहते हैं, यानी स्कैल्प पर पेन होना। ट्राइको यानी बाल, स्कैल्प पर पेन होना ट्राइकोडाइनिया के लिए। तो इस तरह के पैचेस ये सारे हेयर वाले एरियाज़ में हो सकते हैं। जहाँ जहाँ बच्चे के या बड़ों के हेयर मौजूद है वहाँ ये एलोपेशिया एरियाटा बन सकता है, जिसमें हमारा स्कैल्प भी आ जाता है, मर्दों का जो बियर्ड का एरिया होता है वो भी आ जाता है, बच्चों के आईब्रोज़, बड़ों के आईब्रोज़ आ जाते हैं, बॉडी के हेयर आ जाते हैं। जब ये पूरे स्कैल्प को इन्वॉल्व कर लेता है, यानी सारे बाल झड़ जाते हैं, इसको उर्दू में बाल झड़ का प्रॉब्लम भी कहते हैं। जब सारे बाल झड़ जाते हैं तो उसको हम एलोपेशिया टोटैलिस कहते हैं। ठीक है, अगर ये थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो जाए कुछ लोगों में तो फिर ये एलोपेशिया टोटैलिस भी कहलाता है। और अगर पूरी बॉडी के बाल झड़ जाएं, मतलब हाथ पैरों से भी बाल झड़ जाएं, तो फिर इसको हम एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस कहते हैं, यानी ये पूरी यूनिवर्सली पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है। एलोपेशिया एरियाटा होता क्यों है? तो एलोपेशिया एरियाटा भी अगेन एक ऑटो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है। यानी ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? जब हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत के जो सेल्स होते हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वो हमारी ही बॉडी के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर दें, तो उसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। यानी हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट ही काम कर रही है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। तो ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो हमारे क़ुव्वत मदाफ़ियत के जो सेल्स होते हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वंस वो हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट कर देते हैं, बाल झड़ जाते हैं वहाँ से। ठीक है, अगेन ये भी एक इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए डाउन सिंड्रोम पेशेंट्स में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। जी जी मेरी बेटी पलवशा, जी जी तो उनको एकदम इस तरह नहीं होता और साल में एक दफ़ा होता है और 2-3 साल से हर साल हो रहा है। लेकिन उनके पहले वो नहीं होता जैसे खुजली हो तो ऊपर एक लेयर सी खुरन जिसे कहते हैं उस टाइप का होता है, फिर बाद में इस तरह से वो हट जाता है, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद यानी सेट हो जाता है। इस तरह का राउंडेड वेल डिमार्केटेड सा पैच बनता है, बिल्कुल राउंड नहीं होता, कैसा होता है? कभी छोटा कभी बड़ा, लेकिन वहाँ से बाल झड़ जाते हैं। हाँ वो मैंने देखा है कहीं कहीं से कि कभी, लेकिन आपको बाल मतलब तो बालों की ग्रोथ होती है, पहले बहुत कम थी पलवशा की, यहाँ तो थे नहीं, लेकिन अब माशाल्लाह की वो थोड़ी सी हाइपर, हाथ भी नहीं लगाने देती है ना अपना पतला बड़ी मुश्किल से। तो मैंने एक आध दफ़ा चेक किया तो मुझे लगा कि वहाँ पे बाल नहीं है, लेकिन अब माशाल्लाह बालों की ग्रोथ हो रही तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हर साल में एक दफ़ा होता है। अच्छा लास्ट ईयर अच्छा तो यहाँ पर है, लास्ट ईयर यहाँ हुआ था, इस जगह पे हो गया था। तो वैसे वो और फिर वो जो पैच होता है उसमें बाल वापस आ जाते हैं। हाँ मैं यही कह रही हूँ कि वो पीछे का तो नहीं देख रही, लेकिन यहाँ हुआ था ना, उन्होंने टक्करें वगैरह भी बहुत मारी, जब हाइपर होती है तो वो ब्लड वगैरह भी आ जाता था, पहले कंट्रोल किया सही हो गया, तो अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन होता जरूर उनको पहले खुजली होती है। अब वो मेरी मेड जो काम कर रही थी उसने मुझे बताया, तो मैं थोड़ी सी वो सेटिस्फाई हो गई, क्या ये बच्चों में ना ये होता है तो जुएँ हो जाती है, फिर क्या जुएँ होती है हो जाती है, लेकिन पलवशा की जुएँ नहीं है, लेकिन कभी कभार एक आध निकलती है तो समझ नहीं आता इसकी वजह से हो जाती है या वो जूं होती है तो इस वजह से हो जाता है। जुओं और इसका कोई प्रॉब्लम, कोई रिलेशन नहीं है। ना जुओं की वजह से ये हो सकता है, ना इनकी वजह से जुएं हो सकती है। ठीक है, ये हो सकता है कि पलवशा को 2 प्रॉब्लम्स एक साथ चल रहे हों, ये भी हो सकता है कि उसको ये वाली प्रॉब्लम ना हो और उसका जुओं का ही प्रॉब्लम हो। नहीं, आप कह रहे हैं ना एक आध बार कभी कभार जब हम सोचते हैं उसको उस जगह खुजली होती है, कभी करते हैं तो एक ही निकलती है, अगर निकलती है तो एक जुएं निकलती है। एक ही जुएं निकलती है, जब भी निकलती है उनके मे भी ये भी हो सकता है जो उनकी एल्डर सिस्टर है वो भी मेरी बड़ी बेटी में स्पेशल है ना, CPH है, तो उनके हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि उनके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है,
तो मे भी कि वो उनकी चढ़ जाती हो, मैडम पल्मोनरी इसका और लाइस का वैसे कोई नहीं है, तो फिर रिलेशन ये में वैसे ही कोई प्रॉब्लम है, यही मैं जानना चाह रही थी। ये दूसरी प्रॉब्लम है बिल्कुल, ये एक क़ुव्वत मदाफ़ियत की प्रॉब्लम है। और इसमें बहुत अनफॉर्चुनेटली आप इसको ऑटो इम्यूनिटी के प्रॉब्लम को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, इसका कोर्स अनप्रिडिक्टेबल है। ये कभी भी कोई भी एक पैच कोई आपको ट्रिगर मिलेगा तो ये पैच आ जाएगा। आप इसको कुछ भी प्रिवेंट करने के लिए दवा नहीं यूज़ कर सकते कि मैं ज़िंदगी भर के मेरी बेटी को कोई पैच ना हो तो एक दवा लगा लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हो सकता है सही, जैसे आपने बोला इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई सिरप या कुछ दवाएं। आप इम्यूनिटी बढ़ाएंगी इसमें, ठीक है, आप इम्यूनिटी इसमें बढ़ाएंगी तो इसमें आपकी इम्यूनिटी आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आपके खिलाफ काम करना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी कोई दवा नहीं है जो इसको प्रिवेंट कर सके, लेकिन हाँ ऐसी दवाएं आती हैं जो हमारी अच्छी वाली इम्यून सेल्स को वो करती हैं, प्रोलिफरेट करती हैं। लेकिन कोई भी कंडीशन, कोई भी ट्रीटमेंट इस वाली कंडीशन में अब तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ है। यानी हम सिर्फ बता रहे हैं, आगे बताते हैं आपको तो खैर डॉक्टर के पास ही ले जाना है, आपको घर पे कुछ नहीं करना, आपको पहले डॉक्टर को दिखाना है कि क्या ये वही कंडीशन है और फिर अपनी सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो बेसिकली इम्यून बूस्टिंग भी आते हैं, हम विटामिन ई के कैप्सूल्स देते हैं अक्सर बच्चों को, ये वो, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट डेफिनेटली एलोपेशिया एरियाटा को क्योर नहीं करता। यूजुअली हम इस जगह पे टॉपिकल स्टीरॉइड्स देते हैं, इसलिए क्योंकि अगेन ये ऑटो इम्यूनिटी है, स्टीरॉइड हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा कम कर देता है। जब वो उस लोकलाइज्ड एरिया में थोड़ा इम्यूनिटी को कम कर देता है तो बाल दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से केसेस में एलोपेशिया एरियाटा को, बाल झड़ की प्रॉब्लम को ट्रीट ना किया जाए तो भी ये ठीक हो जाता है। यानी आप उसको छोड़ दें, जैसे ये कुछ बच्चे को फील ही ना करवाएं कि ये कुछ है, आपने उसको छोड़ दिया, आप देखेंगे कि अगर लोकलाइज्ड पैचेस हैं, यानी उसका एक जगह पे कहीं हैं, दूसरी जगह पे कहीं हैं, उसमें खुद भी बाल वापस आना शुरू हो जाते हैं, यानी स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाता है ये ट्रीटमेंट। ठीक है, आपके लिए एज पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर के पास ले जाएं, अगर तो वो ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं तो वो करें। बच्चे को फील ना करवाएं कि उसको कोई बीमारी है। सबसे पहली बात कि अल्लाह का शुक्र है ये स्किन तक लिमिट रहने वाली बीमारी है, इसका कोई भी आपको अंदर से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, खुदा ना खास्ता बच्चे की ज़िंदगी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। आई एम श्योर कि मुश्किल होता है डील करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाती है, और इस बीमारी में एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है, ये कुछ भी बीमारी नहीं करती है लेकिन इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि मेरे सर से बाल जा रहे हैं। आपको बच्चे को फील नहीं कराना, अगर उसको उसके दोस्त फील कराने हैं तो आपको उसका फ्रेंड सर्कल चेंज कर देना है। किसी भी टाइप का स्ट्रेस, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, चाहे बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो जाए, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, बच्चे की स्किन की कंडीशन को एग्रेवेट ही करेगा, यानी बुरा करेगा। और जितना बच्चा फील करेगा कि उसको ये बीमारी है, उतनी उसकी बीमारी ट्रिगर हो सकती है, वर्सन हो सकती है। तो आपने बच्चों को फील नहीं कराना है कि उनको ऐसा कोई बीमारी, या तो आप उसको ट्रीटमेंट ना करें, छोड़ दें, या फिर आप डॉक्टर के पास विजिट करें। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ट्रीटमेंट सेटिस्फैक्ट्री कोई अब तक निकला नहीं है, इसका स्टडीज़ भी कहती हैं कि अभी तक कोई सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं निकला है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो कि नहीं बस ये ट्रीट होना ही चाहिए। अक्सर डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं जो बुक्स में मौजूद है, फिर भी बाल वापस नहीं आ रहे होते, फिर भी पैचेस बढ़ते जा रहे होते हैं। ऐसा भी कंडीशन आती है जब हम लोगों को कहते हैं कि अब आप विग्स की तरफ चले जाएँ, विग्स अप्लाई कर लें, क्योंकि उनके तकरीबन, और बड़ों में भी ये कंडीशन होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस ना लें, इसका ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट, जिस चीज़ का जो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है, आपको उस पर सब्र और शुक्र ही करना है। जिसका ट्रीटमेंट निकला ही नहीं है, अभी बुक्स में ही नहीं मौजूद है, तो आपको बस सोचना है कि ये ठीक है, ये एक जेल तक लिमिटेड रहने वाली बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, और बहुत से केसेस में ये वापस आ जाते हैं बाल। ठीक है, लेकिन कोई कोर्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये 1 महीने में आ जाएंगे वापस या 3 महीनों में आ जाएंगे, नो वन कैन प्रिडिक्ट। किसी बच्चे के 1 महीने में वापस आ जाते हैं, किसी के 6-7 साल में भी नहीं आते वापस। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल कोर्स होता है इसका। छोटे बच्चों की जो मदर्स होती है वो ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्ट्रेस में आ जाती है। मैं जानती हूँ कुछ मदर्स, सिर्फ छोटे नहीं, जब टीनेज बच्चियाँ होती हैं तो मदर्स को ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। इसको कुछ हाइड या कुछ उनके बच्चे होते हैं, इसका ट्रीटमेंट है बिल्कुल, लेकिन वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कितनी देर में वापस आ जाएंगे बाल। इसका ट्रीटमेंट मौजूद है लेकिन अनसेटिस्फैक्ट्री है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब तक बाल वापस आ जाएंगे। ठीक है, सो ये एलोपेशिया देखें, ये अब ये टोटैलिस की तरफ जा रहा है, जिसमें ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आईब्रोज और ये जो आई लैशेज हैं, इनका लॉस हो गया है। So the course of alopecia areata cannot be predicted and treatment does not alter the course of the disease. यानी जब तक आप ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे हो सकता है कि बाल वापस आ जाएं, लेकिन जिस तरह आप ट्रीटमेंट छोड़ देंगे तो हो सकता है कि बाल दोबारा गिर जाएं, क्योंकि ये ऑटो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में है।
ठीक है. When treatment is stopped, the hair loss recurs. It can be managed with reassurance regarding benign nature of the condition. यानी reassurance, पेरेंट्स को reassure करना कि ये एक benign disease है, ये एक harmful disease नहीं है, ये सबसे ज़्यादा important होता है. So उसके बाद हम एक और स्किन की ऑटो इम्यूनिटी की बीमारी पे आते हैं जिसका नाम है विटिलाइगो, जिसको आम ज़बान में बर्स की बीमारी कहा जाता है. विटिलाइगो भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, एक ऑटो इम्यूनिटी की यानी क़ुव्वत मदाफ़ियत की बीमारी है, जिसमें क़ुव्वत मदाफ़ियत हमारे पिगमेंट वाले जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है. उसकी वजह से पैचेस ऑफ डी पिगमेंटेशन आ जाते हैं बॉडी के ऊपर. डी पिगमेंटेशन का मतलब है वहाँ से पिगमेंट लॉस हो जाता है और वो एरियाज़ वाइट हो जाते हैं. ठीक है, ये कहलाता है बर्स का प्रॉब्लम. ये भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है. जी जी, आगे बढ़ेंगे, हम जुओं के प्रॉब्लम पे भी आएंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली बर्स की बीमारी है. इस तरह के वाइट पैचेस बन जाते हैं स्किन पर. इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में अगेन इसमें भी रीअश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेरेंट्स की. ये भी एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है बेसिकली कि ऑब्वियसली वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं आपको. बहुत आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो भी इसका ट्रीटमेंट इस हद तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं कर पाए. हालांकि दुनिया जहान का उनके पास रिसोर्सेज होंगे, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि इसका भी ट्रीटमेंट और जो डिजीज़ कोर्स होता है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है. यानी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बीमारी कब नए पैचेस बनाना शुरू कर देगी, कब इसके पैचेस में दोबारा से कलर वापस आ जाएगा. और एलोपेशिया की तरह इसमें भी, जैसे एलोपेशिया में स्पॉन्टेनियसली बाल खुद ही आना शुरू हो जाते हैं बगैर ट्रीटमेंट के भी, इसमें दोबारा से कलर आना शुरू हो जाता है अगर आप ट्रीटमेंट ना भी करवाएं तो, अक्सर केसेस में. बट ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन से बच्चों में खुद ही कलर वापस आ जाएगा, कौन से बच्चों में ये डिजीज़ बढ़ता जाएगा. सो नो वन कैन प्रिडिक्ट द कोर्स ऑफ द डिजीज़. जी 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 जी. उन्होंने पूछा है कि जो डब्बे की बीमारी होती है, अगर वो जिस्म के एक हिस्से पर है तो उनके जिस्म के और हिस्सों पर फैलने से क्या रोका जा सकता है, और इसमें क्या गर्मी या पसीने से ही बढ़ती है बीमारी? कौन सी वाली बीमारी? यही वाली बीमारी था. गर्मी या पसीने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है, लेकिन ये कि एक बार अगर आपने अपने बच्चे की स्किन पे स्मॉल पैच देख लिया तो आप उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाएं. इससे होगा क्या, वैसे तो कोर्स अनप्रिडिक्टेबल है, मैंने कहा ना, कहीं भी नए पैचेस बन सकते हैं, लेकिन जब आप स्मॉल वो होता है और उसको जल्दी ट्रीट करना स्टार्ट हो जाएंगे तो बीमारी जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी. पसीने और इससे कोई ताल्लुक नहीं है. और ये लगने वाली बीमारी भी नहीं है. कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद एक बच्चे में है तो इसकी बहन या इसके भाई को ना लग जाए. ये छूने से या उससे नहीं फैलती है. इस कंडीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को स्ट्रेस ना लेने दें कि उसको कोई बीमारी है. एज पेरेंट्स आप लोगों का काम है कि बच्चों को समझाएं कि ये एक बेनाइन चीज़ है, बच्चे को कोई जी ये ऑटो इम्यूनिटी है, ये भी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है और ज़रूरी नहीं है. ये जेनेटिकली थोड़ा सा रिलेटेड होता है. कभी कभार हम पूछते हैं तो फैमिली में कभी मामू को, फुप्पी को, इस तरह की हमें हिस्ट्री मिलती है कि था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को हो तो उन्हीं. बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सारी मिथ्स हैं. बिल्कुल भी नहीं होता है. बच्चे को दूध, मछली के ऊपर दूध, बिल्कुल भी नहीं. विटिलाइगो भी ऑटो इम्यूनिटी, ये सारी मिथ्स हैं हमारी अपनी क्रिएट की हुई, और हम अपनी बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं इससे. उसको उसकी ग्रोइंग एज में उसको इन चीज़ों से ना रोकें. मछली के ऊपर दूध पीने से या दूध के ऊपर मछली खाने से ये बीमारी नहीं हो सकती है. दिस इज़ जस्ट अ मिथ. इट इज़ एन एंटायर प्रॉब्लम ऑफ क़ुव्वत मदाफ़ियत, जो कि बच्चे को है तो उसको है. वो मछली खाएगा, गोश्त खाएगा, चिकन खाएगा, उसको ये फिर भी पैचेस अगर निकलने होंगे तो निकलेंगे. आपको बच्चे को फ़ील कराना है कि ये एक नॉर्मल चीज़ है. बिल्कुल उसको फ़ील नहीं कराना रोज़ रोज़ के अब ये कब रोज़ाना. हमारे पास खुद मदर्स आती हैं जो रोज़ाना एक होता है ना बच्चे के साथ सेशन करना, दिखाओ जब इसकी कितनी साइज़ हुई है, दिखाओ. वो बच्चा और फील करेगा, उसको तो लगेगा कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मुझे रोज़ ये लोग देख के साइज़ मेजर कर रहे होते हैं कि अब मेरे पैच कहाँ आ गया है, अब मेरा पैच कितना बड़ा हो गया है. आप फील ही ना कराएं उसको. इंशाल्लाह प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है. जब लिमिटेड डिजीज़ होता है बहुत से केसेस में कलर वापस आ जाता है, लेकिन आपको उसको स्ट्रेस नहीं देना है. स्ट्रेस देंगे वो मज़ीद बढ़ेगी. मेरा एक सवाल है, जैसे आप ये बताइए कि इसको वाइट हो जाती है, मेरी बेटी 6 साल की है, उसके लिए इस जगह पे ब्लैक स्पॉट हो गया है. तो जब मैंने स्किन के डॉक्टर को उसको दिखाया तो उन्होंने कहा कि कुछ मेडिसिन से जो है एलर्जी है, अगर वो मेडिसिन ये इंटेक करेंगे तो ये बढ़ जाएगा. तो उन्होंने कुछ चार्ट दिया है तो वो फिक्स ड्रग इरप्शन हुई है उसको, वो उसको दूसरा प्रॉब्लम हुआ है. ब्लैक हुआ है ना स्पॉट, वो फिक्स ड्रग इरप्शन है, वो ड्रग्स की वजह से हो जाता है. हम देते हैं तो जब रेड हो जाती है फिर और बढ़ जाती है.
उसका इलाज ये है कि आपको वो वाला जो चार्ट दिया है ना, उन सारी ड्रग्स को अवॉइड करना है। वो फिक्स ड्रग एरप्शन कहलाती है। तो फिर वो फैलेगा तो नहीं ना? अगर आप वो दवाइयाँ अवॉइड करेंगी वो नहीं फैलेगा, वो वहीं तक लिमिटेड रहेगा। ये भी वो खत्म वो ओवर द टाइम, क्योंकि उसमें पिगमेंट प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, तो वो ओवर द टाइम ख़त्म होगा। मैम जल्दी कुछ डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं वो शुगर पेशेंट भी होते हैं, तो आपको तो पता है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी स्किन तो वैसे ही ड्राई होती है, और कोई अगर उनको कोई चीज चोट लग जाए कुछ लग जाए तो उनकी और देर से होती है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर चोट लग जाए तो चोट को प्रिवेंट करना ही सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुगर उसकी कंट्रोल में रखें ताकि उसको न्यूरोपैथी ना हो। जब न्यूरोपैथी होती है यानी सनसनाहट अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, बच्चे को फील ही नहीं हो रहा होता पैर में कुछ लग रहा है, तो ज़्यादा चोटें खाता है वो। ज़रा उसको पता ही नहीं है कि उसको ड्रॉ लग रहा है, उसको पैर में फील ही नहीं हो रहा है, वो तो मज़ीद ड्रॉ में जाता जाएगा ना। तो आपको सबसे पहले शुगर कंट्रोल में रखनी है, न्यूरोपैथी का इलाज करना है उसकी। न्यूरोपैथी नहीं होगी तो चोटें ज़्यादा नहीं लगेगी। वंस चोट लग गई तो आपको फिर उसको डॉक्टर को दिखाना है। अगर उसकी जैसे सपोज पस आना शुरू हो जाए, नॉन हीलिंग हो कि भाई 1 हफ्ता हो गया उस पर फ्यूसिडिन या पॉलीफेक्स लगा रहे हैं, वो चोट ठीक ही नहीं हो रही, फिर आपने दिखाना है डॉक्टर को। हो सकता है कि उसको ओरल एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो। ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम जनरलाइज्ड बता नहीं सकते कि अच्छा आप घर पे ये कर लीजिएगा, इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ये इनके भी यहाँ भी खत्म हुआ, लेकिन ये हो गया तो आगे मतलब नहीं पड़ा। और ये सर पर भी यहाँ से इनके पैचेस हुए हुए लॉस, नहीं सर के ऊपर से यहाँ भी वाइटनिंग हुई हुई, बिल्कुल हाँ। ये सारे विटिलाइगो की प्रॉब्लम है। आपने कुछ ट्रीटमेंट करवाया अब तक इनका? तो करवाया, स्किन के हॉस्पिटल में दिखाया, हमने ट्रीटमेंट करवाया, होम्योपैथी करवाया, लेकिन वो कह रहे हैं मतलब खुद भी हो सकता है, खुद भी हो सकता है और खुद ही क्योर भी हो सकता है, लेकिन आपने ट्रीटमेंट फिर भी लेता रहना है जिस तरह डॉक्टर बताता है। क्योंकि फेस का है, हम ज़्यादा दिन तक स्टीरॉयड नहीं देंगे। फेस की जिल्द वैसे ही सॉफ्ट होती है, स्टीरॉयड को ज़्यादा टाइम तक लगाते हैं जिल्द पतली हो जाती है। बच्चों में हम विटिलाइगो को बहुत एहतियात से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमें उसका विटिलाइगो ट्रीट करने के चक्कर में उसकी स्किन को तबाह नहीं करना है। हम स्टीरॉयड लगाते रहेंगे तो उसकी जिल्द तो बिल्कुल ही पतली हो जाएगी। तो हमें इस तरह तो नहीं करना है ना कि हम एक चीज़ ठीक करके उसकी बाकी की जिल्द ख़राब कर दें, ऐसा तो नहीं करना हमें। तो आप बस डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे वो करें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें इस चीज़ का, ये खुद ही ठीक हो जाएगी अगर ठीक होना होगा। बालों में भी मतलब ये प्रॉब्लम है कि बालों में मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा, लेकिन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको हम क्लिनिक की वुड्स लाइट में देखते हैं, तब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है कि ये बालों में जो चीज़ है वो अच्छी। यहाँ से मुझे लग रहा है इसके बालों का भी पिगमेंट लॉस हो रहा है थोड़ा सा। ये हम वुड्स के अंदर देखते हैं तब हमें पता चलता है। जिन अच्छा हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जब डिस्कस करते हैं तो जिन ये जो लास्ट वाली ट्रीटमेंट ऑप्शंस है नैरो बैंड यूवीबी, ये शुआओं का ट्रीटमेंट होता है। जिन बच्चों को जैसे कि अब ये बता रही हैं कि भाई यहाँ भी है यहाँ भी है, सपोज़ किसी को पूरी बॉडी में छोटे छोटे पैचेस निकले हुए हैं, अब इतनी सारी जगहों पे हम कितना मरहम लगवाएंगे? इस मरहम के भी तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, स्टीरॉइड्स के भी तो साइड इफ़ेक्ट है। कहाँ कहाँ वो मरहम लगाएगा और पूरी बॉडी तो उसकी फिर जिल्द तो थिन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हम इनमें ऐसे पेशेंट्स में हम शुआओं के ट्रीटमेंट पे जाते हैं। ये सेफ ट्रीटमेंट होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इसमें हम बच्चे को एक चैम्बर में खड़ा करते हैं, ये लेकिन थोड़ा सा तकरीबन 10 साल से ऊपर की एज में स्टार्ट किया जाता है कि हम बच्चे को एक चैम्बर में खड़ा रखते हैं और उसको शुआएँ देते हैं, तो उससे कलर वापस आना। जब बहुत सारे तकरीबन 2-3 महीने सेशंस हो जाते हैं उसके, हफ्ते में 3 बार सेशंस होते हैं, तो फिर उसका कलर वापस आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये शुआओं का ट्रीटमेंट कहलाता है। अच्छा, अब ये एक विटिलाइगो से रिलेटेड कंडीशन मुझे यहाँ किसी ने शायद किसी पेरेंट ने कहा भी था, जिसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं फेस पर, लेकिन वो बर्स की बीमारी नहीं होती, वो ड्राइनेस के पैचेस होते हैं। आप में से किसी ने शायद मुझसे सवाल भी किया था। तो इसके लिए बेसिकली आपको सिर्फ मॉइस्चराइज करना होता है। ये भी एक तरह का एक्जिमा होता है ड्राइनेस का, जिसमें वाइट पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये बर्स की बीमारी नहीं होती। और इन दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? हमारे पास क्लिनिक में एक वुड्स लैंप होता है, पर्पल किस्म की लाइट होती है। हम पूरे कमरे में अंधेरा करके और उस बच्चे को खड़ा करके और पर्पल वाली लाइट के अंदर देखते हैं। जब हम पर्पल लाइट के अंदर उसको देखते हैं तो जो बर्ड्स वाला जो पैच होता है, आपको इस लाइट में शायद इतना क्लियर नहीं नजर आए, वो बिल्कुल इस तरह चमकने लगता है, वाइट फ्लोरीज करने लगता है वाइट। लेकिन जो अभी हमने दूसरा किस्म का एक्जिमा जिसमें वाइट पैचेस होते हैं, वो नहीं चमकता। तो ये बेसिकली आपको इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अनलेस जैसे इस बच्चे का बहुत ही क्लियर है तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये बर्ड्स का प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोगों में ये डिफ्रेंशिएशन प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर हम उसको इस लाइट में देखते हैं। क्या है वॉट? होंठ क्या होता है इसको? अच्छा ठीक है, मैं करीब आती हूँ तो फिर आपको इस सेशन के बाद करीब देख के फिर बताती हूँ, ठीक है? नहीं वैसे भी मैम ये होता है मतलब मेरे बेटे की भी यही है। हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें भी आएंगे। हाँ, ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है। तो आप कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं? जॉनसन्स का लगाते हैं उसको।
पेट्रोलियम जेली सबसे जो चिकनी होती है ना, पेट्रोलियम जेली है वो प्लेन, बस ठीक है, उसको आप दिन में 4 से 5 बार भी लगाएं उसके होंठों पर। लेकिन फिर वो लिप्स पे होती है तो फिर वो टेप करने का भी तो वो होता है, मैंने सिर्फ बेड टैप पे लगाती है वो सो जाता है। ये आपको थोड़ा प्रिवेंट करना पड़ेगा कि या तो वो, वो जब सो जाता है या तो उसको किसी तरह टीच करें, टीचिंग दें कि उसको नहीं लिक ही नहीं करना अपने लिप्स को। ऑयल लगा सकते हैं बच्चों के, हमें वो ज़्यादा ड्राई करता है। आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें वो फैक्टर्स नहीं होते जो मॉइस्चराइजर्स में होते हैं, उससे ज़्यादा हम मॉइस्चराइज़र रिकमेंड, आप लगा सकते हैं, वो नुकसान नहीं देगा, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र से होगा। मैम मेरी बेटी है ना, उसकी यहाँ पर इधर जगह बहुत वाइट खुश्की होती है ट्रीटमेंट टाइम। तो ये आपकी बच्ची को सिबोरिक डर्मेटाइटिस है। पेट्रोलियम जेली के क्लियर मुंह पे लगा देती थी तो उससे सही हो जाती थी, अगला दिन सुकून से गुजर जाता था। लेकिन जब 2-3 दिन बाद नहीं लगाऊं तो फिर वही वही वाइट। आपकी बच्ची को है ही डैंड्रफ का प्रॉब्लम मेनली, उसको उसकी सर की डैंड्रफ ठीक होगी तो उसके ये एरियाज भी ठीक हो जाएंगे। मॉइस्चराइज आप भले करें, उसका सर का डैंड्रफ ठीक करेंगे तो उसके, क्योंकि जब डैंड्रफ सर में होती है तो ही उसके बाद इन एरियाज पे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप बेसिकली वो डैंड्रफ वो ट्रीट करेंगे और मॉइस्चराइज तो आप करें ही उसको तो रोके ना रोके। ठीक है। मेरे बेटे के पैर के जो इससे होते हैं ना, ये इसको खारिश ही करता रहेगा हाथों में और पैर में। नजर ज़्यादा नहीं आता लेकिन खुश्क लगता है, जैसे ऐसा लगता है। अच्छा, पैरों में हमें देखना पड़ता है उसके टो वेब्स के बीच में कहीं फंगस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये इन्फेक्शंस भी हम आगे, ज़्यादा होती है तो मतलब खारिश होती है। खारिश तो दोनों किस्म में हो सकती है ना, इन्फेक्शन भी खारिश कर सकते हैं, उसमें भी छिलका निकलता है। तो बेसिकली उसके टो के वेब्स देखना इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसमें, अब आप देख रहे हैं आपने इतनी सारी स्किन डिजीज़ हम आगे भी पढ़ेंगे, सब में ही सुर्खी आ रही होती है। तो अगर हम सिर्फ वर्बली हमें कोई बताता है कि भाई बच्चे को सुर्खी हो रही है, तो हमारे लिए मुश्किल है डिफ्रेंशिएट करना कि वो इन्फेक्शन है या वो एक्जिमा है। दोनों का ट्रीटमेंट लेफ्ट एंड राइट है बिल्कुल, उसमें स्टीरॉयड देने होते हैं, फंगस में आप स्टीरॉयड देंगे तो वो वर्सन कर देंगे कंडीशन को। तो हम ऐसे ज़ाहिर हमें भी एहसास होता है कि कोई माँ हमसे सवाल पूछ रही है तो हम भी सही ट्रीटमेंट दें, तो हमारे लिए बेहतर ही होता है कि या तो आपके पास पिक्चर मौजूद हो या खुद बच्चा मौजूद हो तो हम उसको देख सकें। अच्छा, अब एक आते हैं सोराइसिस की प्रॉब्लम। सोराइसिस की प्रॉब्लम भी जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, बहुत से लोगों के माँ बाप को होती है तो बच्चों में आती है, लेकिन इसका इम्यूनिटी से भी ताल्लुक़ होता है और इस वजह से डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ज़्यादा आती है। तो सोराइसिस में बेसिकली इस तरह के छिलके वाले लीजन्स बनते हैं, वाइट और सिल्वर किस्म का छिलका बना हुआ होता है लीजन्स पे, और ये लीजन्स सबसे ज़्यादा कौन सी साइड्स पे आते हैं? एक्सटेंसर्स पे। अभी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे फ्लेक्सर्स होते हैं, ये हमारे एक्सटेंसर्स होते हैं, दिस इज़ एक्सटेंशन एंड दिस इज़ फ्लेक्शन। उसी तरह लेग्स में ये हमारे एक्सटेंसर्स हैं, दिस इज़ फ्लेक्शन, दिस इज़ एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंसर सर्फेसिस पे आती है, जिसमें हमारे एल्बोज आ जाते हैं, हमारे सामने के नीज आ जाते हैं, ट्रंक का एरिया आ जाता है, कभी कभार सोराइसिस फेस पर भी आ जाता है, और बहुत कॉमनली जो दो साइड्स बॉडी के अलावा एक्सटेंसर्स तो हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन बॉडी के अलावा जो दो कॉमन साइड्स इन्वॉल्व होती हैं सोराइसिस में, एक हमारा स्कैल्प होता है, कुछ लोगों को खुश्की की तरह, जैसे हमारी खुश्की में हमने कहा ना कि पपड़ी वगैरह जम जाती है, उसी तरह सोराइसिस भी इस तरह आ सकता है। कभी कभी हमें क्लिनिक में इसमें डिफ्रेंशिएट करने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है कि बच्चे को एक्चुअली सोराइसिस है या डैंड्रफ है, फिर हम बाकी सारी साइड्स देखते हैं उसकी। और नेल्स, सोराइसिस नेल्स में भी आ सकता है, लंबी लंबी लाइनें हो जाती हैं या उसमें पिटिंग हो रही होती है, यानी जो गट्ठे पड़े होते हैं नेल्स के अंदर, तो वो भी सोराइसिस में कॉमनली आ जाता है। सोराइसिस में हमारे पास सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? रेड किस्म के पैचेस बन जाते हैं, स्मॉल स्केलिंग स्पॉट्स बन जाते हैं जहाँ पे पपड़ी जमना शुरू हो जाती है, इचिंग होती है, स्किन क्रैक होना शुरू हो जाती है, सोरनेस होती है, यानी जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, अगर सोराइसिस बहुत एडवांस हो जाए तो उनमें जॉइंट्स में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे नी जॉइंट्स आ गए या जो छोटे जॉइंट्स होते हैं फिंगर्स के वो आना शुरू हो गए, और हमारे नेल्स इस तरह के ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह का फंगस हो जाता है नेल्स में, तो किस तरह के हो जाते हैं नेल्स, उस तरह के हमारे ब्लैक हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं जब सोराइसिस नेल्स को इन्वॉल्व करता है। नेल्स का इस तरह होने को कैसे हम पहचान सकते हैं? जैसे डाउन सिंड्रोम बच्चों के जो नेल्स होते हैं वो तो वैसे भी थोड़े लाइट कलर के, ज़्यादातर बच्चों के मैंने देखे लाइट कलर के, मतलब जैसे हमारे है ना ब्राइट, तो थोड़े डल टाइप के कलर के होते हैं, जैसे पीलाहट में जाने होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये इस तरह के होने वाले हैं? ताकि हम फर्स्ट स्टेज पे ही आइडेंटिफाई इस तरह के होने वाले हैं, ये तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते ना, सोराइसिस होने वाले किसी को ये आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। देखे बहुत से बच्चों के नेल्स लेकिन पीले पीले में फंगस भी आता है, वो ज़रूरी नहीं है उनको सोराइसिस ही हो रहा हो सकता है कि बच्चों को फंगस हो रहा हो नेल्स में, उसमें भी होता है कि ये जो फ्री एज है नाखून का, इसके नीचे डेबरी जमा होना शुरू हो जाते हैं, गंज जमा होना शुरू हो जाती है और नेल थिक हो जाता है और डिस्कलरेशन आ जाती है, येलो किस्म का हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा, उसको हम फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स कहते हैं। नेल सोराइसिस आप तभी डायग्नोज कर सकते हैं जब आपको बॉडी पे भी कहीं सोराइसिस मिल रहा हो,
आप सिर्फ नेल्स को देख के नहीं बोल सकते इस बच्चे को सोराइसिस है, आपको बॉडी, स्कैल्प, नेल सबको कोरिलेट करना पड़ता है। इसीलिए हम जब क्लिनिक में कोई भी कंडीशन है तो उसको भी दिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर इस तरह की जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत येलो हो रहे हो, ब्लैकिश हो रहे हो, डिस्कलरेशन हो रही हो, तो बिल्कुल आपको उसको क्लिनिक में दिखाना चाहिए ताकि हम पता चल सके कि इसको चल क्या रहा है। अगर फंगस है तो उसको ट्रीट होना ज़रूरी है, वरना दूसरे नाखूनों में भी फैल जाएगा। अच्छा, एक और कंडीशन जो हम स्किन की डिस्कस करेंगे जो शायद इतनी कॉमनली ना हो लेकिन फिर भी डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल्स में ज़्यादा देखी जाती है, एनिटोडर्मास कहलाते हैं। एनिटोडर्मा में क्या होता है कि स्किन के अंदर इस तरह की आउट पाउचिंग्स बन जाती है, यानी पाउच होता है ना, जैसे एक पाउच कैसा होता है नरम सा बाहर सा, स्किन उस तरह से पाउचेस में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है कि यहाँ से एक्चुअली इलास्टिक टिश्यू लॉस हो जाता है। हमारी स्किन के अंदर एक इलास्टिसिटी, आपने देखा जब हम स्किन पिंच करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे चली जाती है, क्यों वो वहीं पे नहीं रह जाती है? हम स्किन को यूँ उठाते हैं तो वो वापस चली जाती है अपनी जगह पे, ये इलास्टिसिटी है स्किन की। इसका मतलब कि आपकी स्किन नॉर्मल है। लेकिन जिन बच्चों में इलास्टिक टिश्यू कम हो जाता है, जब उनकी स्किन को कहीं से कहीं पे, जैसे यहाँ पे कोई पस वाला दाना हो गया या नहीं भी हुआ कभी कभार, ऐसे ही भी उनकी इस तरह की आउट पाउचिंग्स होना स्टार्ट हो जाती है। और जब हम उसके अंदर प्रेस करते हैं तो इस तरह के खड्डे बन जाएंगे। फिर जैसे हम अपनी नॉर्मल स्किन में प्रेस करें तो खड्डा तो नहीं बनता, स्किन तो दोबारा से वापस वैसी ही हो जाती है, वरना तो सब हमारी स्किन खड्डों से ही भरी हुई होती। लेकिन उन बच्चों में इस तरह के खड्डे बन जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलास्टिक टिश्यू। ये भी एक तरह का स्किन प्रॉब्लम बच्चों में आता है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आ रहे हैं जो कि है इन्फेक्शंस। अब आपने सारे जो प्रिवेंशन के जो हैं आपके कि किस तरह बचा जा सकता है, क्या वो इसमें आपका काम है। इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें जो पैदाइशी नहीं होती, जो अंदरूनी नहीं होती, बाहर से लगती है, इससे आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिंग वर्म। ये शायद सबको ज़िंदगी में एक आध बार तो हुआ ही हो। इस तरह के रिंग लाइक लीजन्स, ये एक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है, टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं जिसको, और लेमैन लैंग्वेज में रिंग वर्म कहते हैं। ये फंगस होता है जो हमें किसी से लग सकता है, किसी पेट के फर से भी लग सकता है, किसी दूसरे इंसान से भी लग सकता है। हम ये कैच करते हैं, यूजुअली किसी से भी कैच कर सकते हैं। वो लोग जो फ्रीक्वेंटली कपड़े चेंज नहीं करते, जिनको पसीना ज़्यादा आता है, जिनकी बॉडी में मॉइस्चर ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है, जो अंडरगारमेंट्स वगैरह रिपीट करते हैं बार बार, नहाने के बाद भी वही अंडरगारमेंट्स पहन रहे होते हैं, जो बच्चे वही चीज़ें पहन रहे होते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जहाँ भी मॉइस्चर होगा फंगस वहाँ जल्दी से प्रोलिफरेट कर जाता है, यानी फंगस की कॉलोनीज जल्दी से बढ़ जाएंगी, वहाँ पर ज़्यादा बन जाएगा, तो वो ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ये इन्फेक्शन प्राइवेट एरिया में बहुत कॉमन होता है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर हर वक्त रह रहा होता है, क्योंकि वो क्लोज स्पेस होती है हमारी। तो ये इस तरह के रिंग लाइक लीजन्स बन जाते हैं फंगस इन्फेक्शन में। जब ये बनेगा तो आपने लाजमी डॉक्टर को दिखाना है। इसको किसी भी बेटनोवेट डर्मोवेट से ट्रीट नहीं करना है क्योंकि बेटनोवेट डर्मोवेट स्टीरॉइड्स हैं और वो इस कंडीशन को वर्सन कर देंगी। स्टीरॉइड हमेशा इन्फेक्शन को वर्सन कर देता है, वो एक्जिमास के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को ये हो गया, तो मैंने इनको ये नहीं कहा कि आप ये लगा लें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस बच्चे को फंगस है या एक्जिमा है। इसी तरह आपने घर पे सेल्फ ट्रीट नहीं करना बच्चे को। ठीक है, ये फंगस इन्फेक्शन जो अभी ये बात करी थी, इसमें येलो डिस्कलरेशन या ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ नेल्स हो जाती है और नेल्स का जो फ्री एज है उसके नीचे गंदगी जमा होना शुरू हो जाती है। इसके भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, आप इसको किसी से कैच भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्या होता है, अगर आप पानी में ज़्यादा हाथ डालेंगे, कुछ लोग होते हैं कि हर वक्त उनको हर 5-5 मिनट पे जाके पानी, स्पेशली अभी जब हम ये कोविड का वो आया था तो सबको ही हाथ धोने पड़े थे बार बार, या सैनिटाइज करना पड़ता है, धोने पड़े थे, तो इस तरह के इन्फेक्शन उसमें बढ़ जाते हैं क्योंकि फंगस उसमें प्रोलिफरेट करता है। जहाँ मॉइस्चर होता है, आपने हाथ धो लिया, अब आपने उसको प्रॉपरली ड्राई नहीं किया, ज़ाहिर है कितनी बार हम ड्राई करेंगे, तो ह्यूमन एरर होता है, हम ड्राई नहीं करते अक्सर, तो इस तरह की। अच्छा जी जी तो अभी आपने केस कहा कि हाथ फ्रीक्वेंटली धोने पड़ रहे थे और सैनिटाइज करने पड़ रहे थे, तो काफ़ी बच्चों की यहाँ पे ये भी एज होगी ना कि वो वैक्सीनेशन एज से कम हो, तो इस केस में कैन वी डू समथिंग एल्स, तो सैनिटाइज करना और हाथ धोना तो करना ही होगा ताकि वो क्लीन रहे, कोई उसके बाद से कर सकते हैं मेजर ताकि ऐसी सिचुएशन टू प्रिवेंट व्हाट, टू प्रिवेंट कंडीशंस लाइक ये वो फंगल ग्रोथ या ओवर ड्राइनेस ड्यू टू सैनिटाइजिंग? तो आप अगर आपको ओवर ड्राइनेस हो रही है तो फिर तो आप मॉइस्चराइज करेंगे, और अगर आपको हैंड्स वॉश करने पड़े हैं उसको इमीडिएटली ड्राई कर लें। फॉर लाइक एवरीवन, आप इमीडिएटली उसको ड्राई कर लें अगर आपको हैंड वॉशिंग की ज़रूरत पड़ी है। और सैनिटाइज़र से अगर एलर्जी नहीं है तो बेशक उसको यूज़ करें। अगर आपको सिर्फ ड्राइनेस हो रही है सैनिटाइज़र से, जैसे ही आपने सैनिटाइज़ किया, बराबर में एक मॉइस्चराइज़र की बॉटल या जार बड़ा सा पेट्रोलियम जेली का रख दें और उठा के उसी वक्त हाथों से। इनफैक्ट बहुत सारी लेडीज़ को हम कहते हैं कि आप अपने जो, अगर आप डिश वॉशिंग करते हैं तो आप अपने किचन में एक पेट्रोलियम जेली का जार रख लें,
आपको लगता है कि आपके हाथ बहुत खुश्क हो रहे हैं, आपकी कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा ही वो हो जाता है, उसमें तो फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि बार बार इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन आप पेट्रोलियम जेली का जार अगर सिंक के बराबर में रखें, जैसे ही आपने हाथ धोया फ़ौरन से उसके ऊपर जेली लगा लें। आपने मुझे कहा जैसे पूछवाया है, उनके बच्चे की बॉडी पे ना वो वाइट वाइट कलर के वो जो तिल मस्सा टाइप नहीं होते, एक तो ब्लैक होते हैं, वो नहीं जैसे छोटे छोटे से निकल रहे हैं ऐसे कि मतलब वो पकड़ लेती हैं यूं करके स्किन पे निकल रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा, तो वो क्या होता है? उसको देखना पड़ेगा वो क्या वाइट स्पॉट्स को क्या किसको कह रही है, हमें नहीं पता। जैसे एक गोश्त सा स्किन से निकल रहा होता है ना, जिसको पकड़ तो वो ये कंडीशन भी हो सकती है जो अभी बताया, इससे पहले जो एनिटोडर्मास हमने डिस्कस किया, ये भी हो सकता है, जो पाउच वाली है वो भी हो सकती है। वाइट किसी के जैसे तेल होते हैं ना ब्लैक, वो नहीं जो वाइट कलर के जो लेकिन देखिए तेल को कभी पकड़ने से ऐसा नहीं होता ना कि वो स्किन बाहर आ जाए। आप जैसे कह रहे हैं बाहर आ जाए, तो ये तो देखने वाली चीज़ है ना कि क्यों बाहर आ रही है। तिल में तो नॉर्मली बाहर तो नहीं आती स्किन, तिल तो तिल होता है, तो इसका मतलब वो तिल जैसी कोई चीज़ तो नहीं है। से ऐसा यूं बाहर आ रही हाँ, तो इसका मतलब वो तिल जैसी तो कोई चीज़ नहीं है। है, वो होती क्या, उसका नाम क्या होता है? उसको देखना पड़ेगा, उससे पिक्चर मंगवाएं, उसको देखना पड़ेगा। ओके, सो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन पे आ रहे हैं जो बहुत कॉमनली सिर्फ डाउन सिंड्रोम के नहीं, नॉर्मली स्कूल गोइंग बच्चों में भी देखी जाती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से फैलती है। सिर्फ स्कूल गोइंग नहीं, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट होकर जाते हैं, जो भी क्लोज स्पेसेस होती हैं जहाँ पे कमरे कम और बच्चे ज़्यादा, या कमरे कम 2 कमरे और लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे बहुत जल्दी फैलाती है स्केबीज़। ये भी एक किस्म का इन्फेक्शन है। सो स्केबीज़ इज़ अ कंटेजियस प्रूरिटिक स्किन कंडीशन। कंटेजियस यानी लगने वाली बीमारी है, प्रूरिटिक यानी खारिश वाली बीमारी है, कॉज्ड बाय अ माइट। उस माइट, ये एक किस्म का माइट होता है जो हमारी बॉडी में चला जाता है, अडल्ट माइट, और उसके बाद वो बॉडी में जाके अंडे ले करता है अपने। इस माइट को कहते हैं सार्कोप्टेस स्केबियाई। ठीक है, माइट्स कैन स्प्रेड इजीली टू अदर पीपल थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी स्केबीज़ के पेशेंट के बराबर में हों, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो आपका, आप हाथ मिलाएं, तो ये इमीडिएटली स्प्रेड कर सकता है। बट यू कैन ऑल्सो गेट स्केबीज बाय शेयरिंग टॉवल्स, बेडिंग और क्लोथ्स विद समवन हु हैज़ इट। यही वजह है कि ये इतना ज़्यादा जल्दी जो है वो रिदा मुझे थोड़ा सा पानी डाल, यही वजह है कि वो इतना ज़्यादा जल्दी फैलता है, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नहीं होता। अगर सपोज चलें एक घर में 4 बच्चे हैं, वो 4 एक ही टॉवल यूज़ कर रहे हैं, हैंड टॉवल एक ही यूज़ होता है ज़्यादातर, थैंक यू, एक घर में तो एक ही हैंड टॉवल यूज़ हो रहा होता है। हाँ, आप रख दो, मैं ले लेती हूँ। तो अगर एक बच्चे को स्केबीज़ है और वो हैंड टॉवल वो यूज़ कर रहा है, बाकी बच्चे भी वो यूज़ कर रहे हैं, या वो उसी बेडशीट पे सो रहा है जिस पे दूसरा बच्चा सो रहा है, तो भी स्केबीज़ लग जाता है। इसी वजह से ये बहुत जल्दी लगने वाली बीमारी होती है। सो इस तरह के स्केबीज़ के लीजन होते हैं। तो बेसिकली जो स्केबीज़ जो एडल्ट्स में आता है ना, तो इसकी साइट्स होती हैं कि ये फिंगर वेब्स के बीच में आता है, हमारे ये जो उंगलियों के बीच में दाने होते हैं वहाँ आता है। ये प्राइवेट पार्ट के अंदर दाने हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ लोगों को वहाँ उस जगह पे बहुत खारिश होती है और इस तरह के छोटे छोटे दाने बन रहे होते हैं, वहाँ आ सकता है। बगल में आ सकता है, ये ब्रेस्ट के एरिया में आ सकता है। तो ये सारी अडल्ट्स की साइड होती हैं जहाँ स्केबीज़ आ सकता है। बच्चों में मोस्ट कॉमनली स्केबीज़ हथेलियों पर आता है, हथेलियों पर और पाँव के तलवों पर, जैसे कि इसमें दिख रहा है। तो ये पाँव के तलवे पे आपने देखा ये छोटे छोटे। अब ये बेसिकली यहाँ पे इन सब के नीचे जो है वो एडल्ट माइट है स्केबीज़ का जो इन्फेक्ट कर रहा है, ये वाली कंडीशन में भी। ठीक है, तो बच्चों में आपने याद रखना है कि यहाँ पे होंगे हथेलियों पर। और अब ये देखिए बहुत बुरी तरह का स्केबीज़ हुआ है बच्चे को, जिसमें ये आपको सेकेंडरीली यानी स्केबीज़ तो है ही, उसको इसके ऊपर पस भी जमा हो गया, यानी क्योंकि उसने बच्चा जब खारिश करता है, कहीं से खारिश करते हैं आप, तो वहाँ से स्किन आपकी हट जाती है, फिशर बन जाता है, कट बन जाता है। जब कट बन जाता है तो बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली अंदर चला जाता है। तो इसमें क्या हुआ है कि उसने खारिश की है, बाहर के बैक्टीरिया अंदर चले गए हैं, अब उसने पूरे बैक्टीरिया ने उसको पूरे हाथ को भी इन्फेक्ट कर दिया। तो ये स्केबीज़ है जिसको सेकेंडरी ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया, इस वजह से पस वाले दाने भी पड़ गए हैं। ये पाँव पे स्केबीज़ हुई हुई है इस तरह के। ये जहाँ जहाँ आपको रेड रेड नज़र आ रहा है, ये बच्चे ने खारिश की हुई है, इस वजह से बन गए क्रस्टेड। ठीक है, अच्छा, ये स्केबीज़ के बरोज होते हैं जो कभी कभी कुछ लोगों में नज़र आते हैं हमें। बरोज यानी बरो जगह नीचे जहाँ उसका माइट रह रहा होता है, ये हमें कुछ पेशेंट्स में नज़र आते हैं, लेकिन नज़र आ सकते हैं उंगलियों के बीच वाली जगह पर। और इस तरह जैसे मैंने बताया, ये फिंगर वेब्स बहुत ही हॉलमार्क जगह होती है कि यहाँ पे अगर हमें लीजन्स मिलते हैं तो हम स्केबीज़ का ट्रीटमेंट ज़रूर देते हैं बच्चे को। सो स्केबीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ऑल कॉन्टैक्ट्स हैव टू बी ट्रीटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव इचिंग और नॉट। जितने भी लोग क्लोज कांटेक्ट में हैं, कोई हॉस्टल में रहने वाला बच्चा है तो हम कहते हैं उसके सारे रूममेट्स को ट्रीट किया जाए।
कोई घर में रहने वाला बच्चा होता है तो हम कहते हैं सारे घर वालों को, चाहे उसके घर में चाचा के बच्चे भी हों, जो जो रिश्तेदार हैं सबको ट्रीट किया जाए, जिनके साथ वो खेलता है, जिनके साथ उसका क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है, उसकी मेड को ट्रीट किया जाए सबसे इम्पॉर्टेंटली। बहुत सारे लोग खुद को तो ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन जो मेड ख्याल रखने वाली बच्चों की होती है या खुद की होती है उसको नहीं ट्रीट कर रहे होते, लगे उसी से होते हैं, क्योंकि उस मेड को इचिंग नहीं हो रही होती। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इचिंग हो रही हो। अक्सर आपने स्केबीज़ का माइट आपके अंदर होता है, लेकिन आपको 2 हफ्ते बाद खारिश आती है, तो आपने ट्रीट नहीं किया कि भाई मुझे तो खारिश है नहीं, मैं क्यों ट्रीटमेंट लूँ, और आपके अंदर स्केबीज़ का माइट रह गया। अब होता क्या है कि जिसने ट्रीटमेंट लिया है स्केबीज़ का, उसको तो दोबारा लग जाएगी, उसकी ट्रीटमेंट लेने का फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो आपके कॉन्टैक्ट में। तो एक घर में रहते हुए इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम टॉवल्स ना शेयर करें या हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट होता है, हम एक ही साथ बैठ के खाते हैं, एक ही डालने के चम्मच यूज़ करते हैं, ज़ाहिर है हमारा कॉन्टैक्ट तो होता ही है, डायरेक्ट ना भी हो तो इनडायरेक्ट थ्रू थिंग्स होता है, थ्रू फॉर्माइट्स होता है। तो ट्रीट सबको करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे कॉमन जो हम देते हैं 5% परमीथ्रिन इंसेक्टिसाइड होता है। ये परमीथ्रिन कैन बी अप्लाइड टू ऑल ओवर बॉडी। हम इसको कहते हैं कि आप गर्दन से लेकर नीचे तक पूरी बॉडी पर लगाएं और 12 घंटे ये आपके जिस्म पे मौजूद रहे, यानी आप रात में इसको लगा के सो जाएं और सुबह उठ के वॉश कर लें। ये ट्रीटमेंट आपने कम से कम हफ्ते में एक बार रिपीट करना होता है, यानी आपने एक मंडे को किया, आप नेक्स्ट मंडे अब रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। उससे स्केबीज़ के एडल्ट माइट्स भी मर जाते हैं, जो एग्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन है, अल्लाह ना करे मेरे बच्चों को नहीं, वैसे एक क्वेश्चन है जी, कि अक्सर बच्चे जैसे उनके लगा दिया तो अक्सर बच्चों का आदत मुंह में हाथ ले लेती है इस तरह की, तो ये क्रीम बॉडी रात में सोते हुए लगाएं। सोते हुए मैं कह रही हूँ अक्सर बच्चे मुंह में हाथ लेके नहीं तो फिर आपको फिर उनको या तो फिर आप उस जगह को छोड़ दें जहाँ पे वो पूरी बॉडी को तो मुंह में नहीं, या कोई ऐसी चीज पहनाए कि वो नहीं, लेकिन अगर वो एक अंगूठा मुंह में ले रहा है तो आप एक पाम छोड़ दें उसका, बाकी पूरी बॉडी पे तो लगा सकते हैं। नहीं आप समझे नहीं, वो तो ज़ाहिर हाथ छोड़ने पड़ेगा। मेरा ऐसे नहीं वैसे कुछ भी, मेरी बड़ी बेटी ना उसको मुंह में हाथ लेके सोने की आदत है दीदी, तो जैसे अगर ऐसा कुछ हो तो हाथ में नहीं, लेकिन जैसे फर्ज करें सोते में कहीं बॉडी पे लगाए और उससे सोते में हाथ लगाया और वो मुंह में ले ले तो हार्मफुल होगा ना। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले ले तो जाहिर है फिर वो हार्मफुल तो है। अब एक आध तो ले लिया, कोई गलती से मुंह चला गया है वो तो आपने वो तो फ़ौरन वो कर दिया, लेकिन वो स्वॉलो करती गई पूरी रात में लगा के वहाँ पे, तो फिर जाहिर है वो आपको खुद ही उसको प्रिवेंट करना है, ठीक है। और आपको उस दिन जिस दिन आप ये क्रीम लगाने हैं तो शावर लेकर आप ये क्रीम लगाएंगे, ठीक है। और आपकी सारी जो बेडशीट्स हैं, जो क्लोथ्स हैं जो वॉश नहीं हुए हुए हैं, यानी जो इन यूज़ चीज़ें हैं लेकिन उनको धोया हुआ नहीं है, उन सबको आप, जैसे तकिए के गिलाफ हो गए, बेडशीट्स हो गई, टॉवल्स हो गए, जो आपने कपड़े चेंज किए, क्योंकि आप शावर लेकर ये क्रीम लगाएंगे और उसके बाद नए कपड़े पहनेंगे, वो पुराने कपड़े नहीं पहनने, वो सब पुरानी चीज़ों को आप 3 दिन के लिए आप छोड़ दें, पैक करके एक जगह साइड पे रख दें। 3 दिन बाद, 3 दिन में वो आपकी बॉडी से दूर होता है तो वो मर जाता है। 3 दिन में वो मर जाएगा, उसको फिर आप उसको निकाल के गर्म पानी से वॉश करके फिर उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज़। और अगर आप 2 बार भी ये एप्लीकेशन अच्छी तरह से करें, चाहे घर वाले एक बार कर लें और जो खुद पेशेंट है स्केबीज़ का वो 2 बार कर ले, यानी एक बार एक मंडे को कर ले, एक बार दूसरे मंडे को कर ले, तो स्केबीज़ ठीक हो जाती है। पे दाने भी होंगे ना कुछ, इसीलिए खारिश हो रही होगी, तो देखना पड़ता है कि ये तो गर्मी दाने हैं या फंगस हो गया है वहाँ पे, पसीने से फंगस भी हो सकता है, तो फंगस भी हो सकता है, वो फंगस भी हो रहा हो, वो भी पसीने में वो होता है, गर्मी दाने भी पसीने में ज़्यादा हो रहे होते हैं। वही है ना कि स्किन की सारी कंडीशन में आपको या तो खारिश हो रही होती है या जलन हो रही होती है, लेकिन वर्बली ये देख के बताना कि मुझे खारिश हो रही है, मैं क्या दवाई लगाऊं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। हमें बहुत डिटेल में पेशेंट को ऊपर से लेकर नीचे तक देखना पड़ता है कि उसको किस वजह से खारिश हो रही है, क्योंकि आपको एक्जिमा में, स्केबीज़ में, एटोपिक डर्मेटाइटिस में आपने देखा है सब में खारिश ही खारिश हो रही है। तो अब हम इस तरह नहीं बता सकते कि वर्बली एक डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बता सकता कि उस खारिश का वजह क्या है, वो आपको देख के ही समझ आती है। लेकिन क्योंकि आप ये कह रही हैं पसीना है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो गर्मी दाने हो रहे हैं पसीने की वजह से, बहुत बच्चों को आजकल निकल रहे हैं, और या फिर ये फंगस हो गया। लेकिन स्केबीज़ का पसीने से ताल्लुक़ नहीं होता यूजुअली। लेकिन जैसे अक्सर मुझे जो है ना पसीना अगर आता है तो बेसिकली पैरों का जो है इसमें सिर्फ रात में खारिश होती है। पसीने की वजह से होती है, ड्राइनेस की वजह से होती है, ड्राइनेस भी नहीं होती, मॉइस्चराइज करके सोती हूँ। तो पसीना यहाँ आता है पैरों पे, इतनी जगह पे ही खारिश होती है मेरे, तो फिर ये इस पे आपने पसीना भी इस जगह ज़्यादा आता है आपका, इसी जगह पे? अच्छा, क्योंकि लेकिन ये वाली जगह जो बस सिर्फ इचिंग नहीं एरिया में होगी, तो फिर आप इसको सिर्फ मॉइस्चराइज रखें। अगर आपको कोई सुर्खी वगैरह नज़र नहीं आ रही है कुछ भी नहीं होता। फिर आप सिर्फ मॉइस्चराइज रखें। अगर कोई दाने, हाँ कोई दाने नज़र आए ना, कोई दाने नज़र आए तो फिर आपको दूसरे मरहमों की तरफ जाने की ज़रूरत है। नहीं बस दिल करता है कि बस इचिंग
करते रहो और कुछ भी नहीं होता। आप एक एंटी एलर्जिक ले लें, हाथ रोके रखें अपना और मॉइस्चराइज करें 5 से 6 बार दिन में। सिर्फ सोते हुए नहीं, जब याद आए कि अब खारिश हो रही है मैं लगा लेती हूँ, ऐसे दिन में पूरा टाइम लगाते रहें तो फिर वो इंशाल्लाह रात में परेशान नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद हम जो आई थिंक हमारी लास्ट इन्फेक्शन की कंडीशन है पेडिकुलोसिस कैपिटिस, जो कि आम ज़बान में लाइस या जुएँ कहलाती हैं। हम सबको पता है कि किस तरह की दिखती हैं। अडल्ट जुएँ भी होती हैं और उनके अंडे भी होते हैं। तो बेसिकली जुओं के पास क्लॉज होते हैं, क्लॉज भी होते हैं, विंग्स भी होते हैं, इस वजह से हेयर शाफ्ट से चिपकी हुई होती हैं। और इसी तरह हम उसको डैंड्रफ से डिफ्रेंशिएट करते हैं। बहुत सारे केसेस में हम डैंड्रफ और निट्स साथ एक ही सर में देख रहे होते हैं, तो हम उसको अलग अलग करके देखते हैं अपने क्लिनिक में कि कौन सी चीज़ चिपकी हुई है, कौन सी नहीं चिपकी हुई है। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट, अच्छा ये भी लाइस जो है वो कौन सी जगहों पे ज़्यादा होती है, जहाँ पे क्लोजली बच्चे खेल रहे हों। एक सिबलिंग को होती है तो दूसरे को भी हो जाती है। और इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम थरली हमेशा चेक करते रहें। एक सिबलिंग को लाइस है तो दूसरे के सर को भी थरली चेक करते रहें कि कहीं उसको लाइस तो नहीं हो गई हैं, क्योंकि अगर लाइस अनकंट्रोल्ड रहें और उनको ट्रीट ना किया जाए तो वो अंदर आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्म बनानी शुरू कर देती हैं। शायद आप में से किसी ने अपने बच्चों में देखा हो, हमने तो कॉमनली देखा है कि वो उसके बाइट के जो होते हैं ना, वो बाइट करती है स्कैल्प पर, फिर जो अडल्ट लाइस होती है तो वो आपको स्कैल्प ज़ख्मी होना शुरू हो जाता है बच्चे का, फिर उसको खारिश और उस पर खुरंड और सब बनना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ये है कि आप रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहें। अगर एक सिबलिंग को है तो दूसरे सिबलिंग को किस तरह बचाना है। एंटी लाइस शैम्पू आते हैं, उनको यूज़ करते रहें और फिर फाइन कोम्बिंग करें बार बार। यानी आप कोई भी कंडीशनर या शैम्पू या जो भी लगा के आप बिल्कुल जो पतला वाला कोम्ब होता है, फाइन कोम्ब, उससे उसको बार बार कोम्ब करते रहें। तो उससे क्या होता है, ये इस प्रैक्टिस से जो निट्स अटैच्ड होती है ना, अक्सर जुएँ मर जाती है लेकिन निट्स अटैच रह जाती हैं। ये कोम करने से बहुत ज़्यादा, अगर दिन में 5-6 बार भी कोम करेंगे तो ये निट्स आहिस्ता आहिस्ता, इसमें कहते हैं हम मदर की मेहनत की ज़्यादा कोशिश वो होती है, ज़रूरत होती है, क्योंकि आप जितना कोम करेंगे वो निट्स उतनी अच्छी तरीके से साफ़ होती हैं। 2 महीने पहले 3 महीने पहले बहुत बुरे एक्सपीरियंस से हुई थी कि मेरी बेटी के बाल पूरे यहाँ से ना, यहाँ से पूरे गायब। और डॉक्टर ने यही एक रीज़न दिया कि इसका जो है ना ये जुआ है। मैं सुबह सुबह निकालती थी, दोपहर निकालती थी, शाम को जुए मैं 4 से 5 दफ़ा बहुत ही ये मुश्किल से जाती हैं एक बार हो जाएं तो। और इसके लिए एंटी लाइस शैम्पू के अलावा इंसेक्टिसाइड वो भी आते हैं, फोम्स आते हैं या सोल्यूशंस आते हैं, जैसे परमीथ्रिन है। इसको हम कहते हैं कि आप बच्ची का स्कैल्प नहलाना से आधा घंटा पहले आप इसको लगा लें। इसको लगा लेंगे तो सारी अडल्ट जुएँ तो इससे मर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप निट्स निकालने के लिए कंडीशनर लगाएं और कोम्बिंग करें, जिसको हम वो जो नहीं पतली एक कंघी होती थी जो अम्माएँ करती हैं, बिल्कुल वो पकड़ के बच्चे को, बड़ी उसको दर्द हो रहा होता है और करते जाती है, हाँ, तो उससे आप बिल्कुल उसको वो करें तो उससे फिर वो निट्स ये जो है वो, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। कंडीशनर के बाद बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप शावर में खड़े रह के कर सकती हैं तो आप ऐसे भी कर सकती हैं, लेकिन कंडीशन करके आप वॉश कर लेंगी तब भी बाल ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ, फिर आप गीले बालों पे बस करें तो, और ये इंसेक्टिसाइड लगा के फिर करें तो उससे अडल्ट जुएँ भी मर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम, सॉरी हाँ, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हमारा टॉपिक रह गया था। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमनली देखने को आते हैं। उनमें मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं इम्पिटाइगो की कंडीशंस होती हैं, जिसमें इस तरह के मुंह के अतराफ या कहीं भी बॉडी पे दाने बन जाते हैं, उन पर एक हनी कलर्ड का क्रस्ट आ जाता है। शहद किस रंग का होता है हमारा, उस रंग का क्रस्ट जो है वो उसके ऊपर आ जाता है। और ये बहुत कॉमन होता है कि अगर एक बच्चे में आता है तो दूसरे बच्चे को भी जल्दी से लग जाता है। तो ये एक बैक्टीरियल स्किन कंडीशन होती है। इसकी प्रिवेंशन के लिए भी हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफन अपने बच्चों को जो है वो रेगुलरली दिन में 2 से 3 बार उसके जो है वो, अगर उसको एक्जिमास और इस टाइप की कंडीशन नहीं है तो 2 से 3 बार, वरना कम से कम दिन में 1 बार उसको अच्छी तरह से मुंह धुलवाएं, हाथ पैर धुलवाएं, वंस अ डे या एवरी ऑल्टरनेट डे उसको नहलवाएं। इसमें हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फॉलिकुलाइटिस, पस वाले दाने, ये रेड बम्प्स बन जाते हैं जिनके ऊपर हमें पस भी नज़र आ रहा होता है। ये बेसिकली हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया जो है वो हेयर फॉलिकल के अंदर जो है वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर इस तरह के रेड पस वाले बम्प्स जो हैं वो हमारी बॉडी पे बन जाते हैं। अगर जो है वो हेयर इन्फेक्शन, जो हेयर फॉलिकल है उसका थोड़ा सा डीपर पार्ट इन्वॉल्व हो, यानी बैक्टीरिया नीचे वाले पार्ट को इन्वॉल्व करे हो, तो थोड़े बड़े फोड़े बनते हैं इस तरह के। ये भी आप लोगों ने बहुत कॉमनली इसको बॉयल कहते हैं, हम अपनी नॉर्मल ज़बान में इसको बॉयल कह रहे होते हैं। इसको फ्यूरंकुलोसिस या बॉयल कहा जाता है। ये भी जिन बच्चों को पसीना ज़्यादा आता है या जिनकी हाइजीन इतनी प्रॉपर नहीं होती है, उनमें बहुत कॉमनली हो जाते हैं। इसके लिए फिर आपको
जैसे इस टाइप का इन्फेक्शन हो रहा हो कि अब ये तो जैसे बहुत ही बढ़ रहा है, तो इसके लिए फिर आपने लगाने की इसके सफाइश नहीं करेंगी, फिर आपको ओरल एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। अच्छा, ये एक ऐसी स्किन कंडीशन है, इसलिए मैंने इंक्लूड की थी क्योंकि ये अपडेटेड जो आजकल की स्टडीज़ हैं उनमें ये लिखा गया था कि ये भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में बहुत कॉमन होती है, जिसमें इस तरह की आपको कीलें नज़र आ रही होती हैं, कभी 2 मुंह वाली, और ये बगल में और प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा आती है। अच्छा, ये किस वजह से होता है कि जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनकी जो हेयर फॉलिकल होते हैं, इनका जो स्किन का प्रोटीन होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो उस हेयर फॉलिकल को आके ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने को कहते हैं ऑक्लूजन। उसके हेयर फॉलिकल को एक बार ब्लॉक कर देंगे तो नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो इसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह किसी भी चीज़ को आप ब्लॉक कर देंगे तो वहाँ पे थोड़े दिन बाद फंगस बैक्टीरिया सब आना शुरू हो जाते हैं, वो गंदगी जमा होना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, वो जो हेयर फॉलिकल है जिसके अंदर से हमारा बाल निकल रहा है वो रप्चर हो जाता है नीचे। जब वो रप्चर हो जाता है तो उसके अंदर सारी जो इन्फ्लेमेशन होती है वो सारी रिलीज हो जाती है और वो फिर इस तरह के नोड्यूल्स बनाना शुरू कर देती है। ये हमारी स्किन कंडीशन, ये इस तरह के नोड्यूल्स, या तो नोड्यूल्स होते हैं या फिर इस तरह के ब्लैक हेड्स होते हैं। ये नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ब्लैक ब्लैक मुंह वाले दाने, इसको कंडीशन को हाइड्रोएडेनाइटिस सेपरेटिवा कहलाता है। ये फॉलिकुलर ऑक्लूजन की वजह से होते हैं और ये भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। एक तो ये वजह होती है कि उनकी जो केराटिन होता है ज़्यादा होता है, स्किन का प्रोटीन, तो वो इसको ब्लॉक कर देता है केराटिन फॉलिकल को। दूसरी वजह ये होती है कि ये कंडीशन ओबेसिटी से रिलेटेड होती है, यानी जिन बच्चों का वेट ज़्यादा होता है उनमें ये कंडीशन ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से पाई जाती है। तो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स का अक्सर BMI या बॉडी वेट भी ज़्यादा होता है। अगर हम उसको प्रिवेंट करें तो ये कंडीशन प्रिवेंट की जा सकती है। और इस कंडीशन की सबसे पहला स्टेप ऑफ मैनेजमेंट भी हम, जब हमारे पास एडोलेसेंट बच्चे आते हैं 11-12 ईयर्स के जिनको एक कंडीशन होती है, तो हम सबसे पहले कहते हैं आप अपना वेट रिड्यूस करें, ये कंडीशन खुद ही ठीक हो जाएगी। ठीक है। एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है ज़ेरोसिस, जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है, और ज़ेरोसिस को आम ज़बान में ड्राई स्किन कहा जाता है। ज़ेरोसिस यानी ड्राई स्किन, लिजर्ड लाइक स्किन जिसको होती है ना, उसको ज़ेरोसिस कहा जाता है। इस तरह की स्किन जो होती है जिसमें इस तरह के स्केल्स बन जाते हैं, फिश लाइक स्केल्स, उसको इक्थायोसिस या ज़ेरोसिस दोनों कहते हैं। तो ये भी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में, जैसा कि आप अब सब अभी मुझे बता रहे थे, किसी के बच्चे के लिप्स ड्राई हैं, किसी के हाथ ड्राई हैं, ये भी वो जो आपने अभी पहले दिखाई थे, इस तरह की स्किन डाउन सिंड्रोम के अलावा मैंने जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं ना, ज़्यादा वो ड्राइनेस आती जाती है बिल्कुल, क्योंकि उनका जो स्किन का जो एपिडर्मिस के अंदर जो भी हमारे जो वो होते हैं प्रोटीन्स जो वाटर को रिटेन करते हैं वो बंद हो जाते हैं। जब वाटर रिटेनिंग वाले प्रोटीन्स कम हो जाते हैं विद एज, तो वाटर ज़्यादा इवेपोरेट होता है। तो इस तरह की बॉडी में लाइक पीने की पानी की कमी की वजह से नहीं होती, लेकिन स्किन की मॉइस्चराइजेशन कम हो जाती है। तो इसका इलाज एक ही है कि आपने मॉइस्चराइज रखना है स्किन को। और मॉइस्चराइजेशन के कौन से तरीके होंगे, फिर से आप वही पहले एटोपिक डर्मेटाइटिस वाली साइड पे चले जाएं कि आपने एंटीसेप्टिक सोप्स यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप दिन में 1 घंटा अपने शावर में लेते हैं तो 1 घंटे की बजाय आप 15 मिनट का शावर लें और ल्यूक वार्म वाटर से लें, बिल्कुल गर्म पानी से ना लें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको ड्राइनेस कराएंगी। ठीक है। और जैसे ही आप नहा के निकलते हैं तो गीले जिस्म पे मॉइस्चराइज़र लगा लें। जितना जिस्म गीला होता है तो मॉइस्चराइज़र ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ज़ेरोसिस को इस तरह प्रिवेंट किया जाता है। कूल ड्राई कपड़े पहने, ये भी ऊपर का ही मसला है। किसका, किससे? डाइट से नहीं, ये स्किन का इंक्रीज्ड वाटर लॉस है, इस वजह से स्किन ड्राई हो रही है, बॉडी का वाटर लॉस भी नहीं। बोलते हैं कि आपके बच्चों की स्किन ड्राई है तो आप इनको चाय ना दें, ज़्यादा ही ना दें, कुछ चीज़ें ना दें, कैसे? लेकिन चाय बच्चों को वैसे ही ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि चाय कैफ़ीन होता है। अनलेस आपके बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करा तो आपको क्या ज़रूरत है कि बच्चे को कैफ़ीन दें। चाहे तो हम बड़ों में भी कहते हैं ना, जिनकी 4-5 दिन की कप की आदत होती है, हम कहते हैं कि ना दिया जाए, लेकिन उसका डायरेक्ट एज सच कोई कोरिलेशन ड्राई स्किन से नहीं है, कैफ़ीन का नहीं है। ठीक है। तो इस तरह की ड्राई स्किन के भी वही सारे प्रिवेंटिव फैक्टर्स होंगे जो हमने एटोपिक डर्मेटाइटिस की स्लाइड में डिस्कस किए थे। अच्छा, अब अदर चेंजेस जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में देखी जाती है, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ एक्सीलरेटेड एजिंग, यानी उसमें एजिंग के जो साइंस एंड सिम्टम्स यूजुअल लोगों को सपोज 50s की एज पे स्टार्ट होती है, डाउन सिंड्रोम के बच्चों को थोड़ी ज़्यादा पहले की एज में स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो इसका तो कोई इलाज होगा ना, कि अगर हम चाहेंगे कि अपने बच्चों में एजिंग देर से आए तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? ये कभी कभार बीमारी, ये जो चीज़ें होती हैं इनहेरिटेड अंदर आती हैं, जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इनहेरिटेड होते हैं, तो ये डाउन सिंड्रोम का एक पार्ट है।
तो मैम क्या हम मॉइस्चराइज अच्छा रखें इनकी एजिंग को? बस आप वही कर वो सकते हैं नहीं ना, कर सकते आप delay? एजिंग डिले नहीं कर सकते, आप स्किन की मॉइस्चराइजेशन बेहतर कर सकते हैं। एजिंग के जो साइंस हैं वो बच्चों में उस तरह आ जाते हैं जिस तरह आने होते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अब जैसे आप आपने अपने बच्चे का स्किन आइज़ का शेप डिटरमाइन कर सकते हैं, हम में से कोई कर सकता है कि बच्चा पेट में और हम बोले कि हमें इस तरह की आइज़ करनी चाहिए, हम नहीं कर सकते। ये चीज़ें उसकी जेनेटिक उसके जीन्स में हैं, वैसे ही आएंगी जैसे उसके जीन्स कहेंगे। लेकिन जो आपको उसकी एजिंग के ऊपर वो डिप्रेस नहीं होना कि मेरे बच्चे को क्यों जल्दी एजिंग हो रही है, आपको ये करना है कि मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, मुझे उसकी स्किन को जो एजिंग के इफेक्ट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है। नहीं मैं जैसे जैसे अब हम लोग हैं स्किन प्रोडक्ट्स आते हैं एजिंग को कम करने के लिए, नाइट क्रीम्स वगैरह आती हैं, वो स्किन की एजिंग तो कम, मतलब वो तो डिले कर देती है ना वो स्किन की एजिंग ना, स्किन की एजिंग डिले कर, डिले हो जाती है। मैं तो डाउन सिंड्रोम के नॉर्मल बच्चों का ओवरऑल कह रही हूँ कि उनमें एजिंग के प्रोसेस एक्सीलरेट हो जाता है। बच्चों को भी डिले नहीं हो सकता कोई क्रीम से कोई? आप जो एजिंग क्रीम्स की आप बात कर रहे हैं वो टेम्परेली रिंकल्स को ठीक कर देती हैं और एज सून एज आप उसको लगाना छोड़ें तो रिंकल्स वापस आ जाते हैं, तो उससे आपकी क्या एजिंग डिले हुई। ऐसा थोड़ी है कि आप अचानक से लाइक 50 ईयर्स के हैं तो आप नहीं 30 ईयर्स के दिखना शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। आपके ऊपर जो रिंकल्स होते हैं वो उस वक्त टेम्परेली कम देखना, जैसे बोटॉक्स कराते हैं लोग या फिलर्स करवाते हैं। नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही, जैसे होता है ना जो आप बॉलर्स में या डॉक्टर के पास भी जाएं तो वो बताता है कि आप 25 ईयर्स से क्रीम ज़्यादा लगाना शुरू कर देंगे, नाइट क्रीम, तो आपकी जो एजिंग आने वाली है वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी। तो मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ऐसा डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है कि जैसे एजिंग आप कह रही हैं जल्दी होगी तो उसमें हम कोई बहुत कम एज से कोई क्रीम, अगर आप स्किन की एजिंग की बात कर रही हैं, स्किन की एजिंग की बात करें तो आप सिर्फ उसको प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज रखिए, दैट्स ऑल योर चाइल्ड वांट्स। आप सॉरी, हाँ मैं अभी बस ये ख़त्म हो रहा है फिर मैं भेजती हूँ, आ रही हूँ। आप सिर्फ उसको मॉइस्चराइज रखें तो उसके बाकी सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। जी इनके सवाल का मैं जवाब दे जी दूँ? जी Don't mind? जी जी बोल दें। जो मेरी भी बेबी डाउन सिंड्रोम है ना, जी जी बोल दें। शुमाना, आई थिंक शुमाना ये जो चीज़ बताई जा रही है ना, जो डाउन सिंड्रोम में प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे हार्ट का होता है मसला और दूसरी चीज़ होती है, तो ये समझो उसी तरह उनके अंदर होती है। किसी बच्चे को कोई चीज़ होती है, किसी बच्चे को होती है, अंदर होती है, किसको कब कैसे हो, तो वो तो डाउन सिंड्रोम के साथ है ना। जो डाउन सिंड्रोम हमारे बच्चे हैं और जो तो ये उसका पार्ट है इस तरह। और अगर आपको स्किन की एजिंग का है कि स्किन की वो कैसे कम हो उनकी, मैं यही पूछ रही थी। तो वो आप स्टार्ट करेंगी उसकी 30s की एज में जाके या 25 की एज में जाके या 25 की एज में जाके। हम जैसे नॉर्मल लोगों में स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं 40 से 50 से इस तरह की एंटी रिंकल्स क्रीम, लेकिन अभी इस कंडीशन में जो आपकी बच्चे की एज है उसमें आपको सिर्फ मॉइस्चराइज रखना है। दिस स्लाइड वाज जस्ट टू टेल यू कि बच्चों में प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर आ सकती है, यानी उनके बाल जल्दी सफ़ेद होने का खतरा होता है, रिंकलिंग ऑफ स्किन जल्दी आ सकती है और दूसरे थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कैटरैक्ट्स वगैरह के, वो जल्दी आ सकते हैं। सो ये सिर्फ एक अवेयरनेस की स्लाइड थी कि ये वाले चेंजेस भी अगर आपकी बेबी में आए तो इट्स अ पार्ट ऑफ दैट सिंड्रोम जिसमें थोड़ा सा ये हो सकता है। भी कभी कोई इलाज नहीं है जैसे आपने बताया कि उसका भी नहीं होगा? उसके लिए बाल डाई कर सकते हैं बट हम इतने छोटे बच्चों में करते नहीं हैं। इसकी भी 9 ईयर के लिए ये भी कि वाइट बाल हो रही है। कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना, नॉर्मल बच्चों में भी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये सिर्फ डाउन सिंड्रोम के बच्चों में नहीं आती। कभी कभार आप ये कर सकते हैं कि आप उसकी जो न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज हैं उनको करेक्ट करें, जैसे विटामिन B12 चेक करा लें, उसका विटामिन D है, आयरन है, ये सब आपके बच्चे के अंदर सफिशिएंट होना चाहिए। अगर ये सब सफिशिएंट होने के बावजूद वाइट हेयर हो रहे होते हैं फिर हम कहते हैं कि अभी आप इसको कुछ भी ना करें, क्योंकि जो पुराने वाइट हेयर हो चुके हैं, जिससे पता चल जाता है कि मतलब कौन से विटामिन की वजह से वो बाल B12 होता है, D होता है, फेरेटिन होता है, ये तीनों होते हैं, आयरन होता है, ये तीनों आप चेक करवाएं, ठीक है। अच्छा, जनरल केयर ऑफ स्किन फॉर ड्राइनेस एंड विंटर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मॉइस्चराइजिंग सोप है, मॉइस्चराइजर फ्रीक्वेंटली है, अवॉइड स्टीमी हॉट शावर्स, यूज कॉटन एंड लॉन, प्लीज अवॉइड रेशम, नायलॉन, पॉलीएस्टर, मिक्स्ड फैब्रिक्स, अवॉइड फ्रेग्रेंसेज एंड स्पाइसेस। सेंटेड मॉइस्चराइजर्स हो गए, सेंटेड सोप्स हो गए, देखने में बहुत हमें फैंसी और अपील कर रहे होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर स्किन। और हाँ, ये विटिलाइगो वगैरह के प्रॉब्लम्स में हम ये भी कहते हैं कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जैसे पैकेट वाले मसाले हो गए, शान के मसाले हो गए, केचप हो गया, इनको अवॉइड करें। बजाय इसके कि आप मछली और दूध से बच्चों को बचाएं जो कि सिर्फ मिथ्स हैं, आप पैकेट वाली और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाली चीज़ों से बच्चों को बचाएं, तो उससे विटिलाइगो का थोड़ा बेहतर उस पर विटिलाइगो का इफेक्ट आता है। थिंग्स टू नो अबाउट एक्जिमा, एक्जिमाज आर नॉट कंटेजियस, यानी एक्जिमा एक बंदे से दूसरे बंदे को नहीं लग सकता। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पेरेंट में हो तो बच्चे को भी टेंडेंसी होती है एक्जिमा होने की।
एक्जिमाज कैन नॉट बी क्योर्ड बट ट्रीटेड इफेक्टिवली, जैसे कि अभी मुझे बताया आप लोग सब ने कि जब ट्रीटमेंट स्टॉप करते हैं एक्जिमा वापस आ जाता है, बिकॉज दे कैन नॉट बी क्योर्ड, दे आर पार्ट ऑफ योर जो एंडोजेनस एक्जिमाज होते हैं कि दे कैन नॉट बी क्योर्ड, वो वापस आ जाएंगे। जैसे आपने अपने अभी हाथों का बताया, वो वापस आ जाएगा, आपको केयर करते रहनी है। यानी उसको हम उस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं बट जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। Frequent moisturizing goes a long way. Avoid using harsh soaps. Instead use moisturizing soaps. Avoid perfumes and fragrant products and wear cotton fabrics. So काफ़ी questions हमने बीच में भी कर लिए हैं, लेकिन अगर अभी भी कोई questions हैं आप लोगों के, so please let me know. I hope कि language समझ आ गई होगी, जिसको terms कुछ समझ में नहीं आए तो you can always ask. Thank you so much. थैंक यू, बहुत अच्छा सर। I have a question. तो मुझे एक मदर ने पूछा कि बच्ची अराउंड 8 to 15 के ब्रैकेट में है और उनकी गर्दन के ऊपर और यहाँ उंगली के जो पीछे वाला हिस्सा होता है यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स आते हैं। तस्वीर मैंने देखी है कि वो थोड़ी सी इस तरह से हो गई। ऐसे देख मैं वॉश कराती हूँ। एज क्या है? 8 to 15 की एज ब्रैकेट है, तो वो पूछना चाह रही थी कि क्या है, इसका क्या करना चाहिए। So basically जो इनको गले पे हो रहा है ये एकेंथोसिस है। आई थिंक यू शुड आस्क द बॉडी वेट ऑफ द चाइल्ड। 8 to 15 ईयर्स ना, सो मतलब शी इज़ एडोलेसेंट। सो जब बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो एक कंडीशन होती है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, जिसमें वेलवेटी सी थिकनेस हो जाती है फोल्ड्स में, जैसे ग्रॉइन के अंदर हो गया या ये नेक के उसमें हो गया। और जब आपने ये देखा होगा नॉर्मल लड़कियों में भी इस तरह की ब्लैकनेस आ जाती है, जब हमारा वेट बढ़ता है तो यहाँ पे ब्लैकनेस आना शुरू हो जाती है स्किन की क्रीजेस में, ये एकेंथोसिस कहलाता है। एंड दिस इज़ द सेम थिंग, इसका इलाज है वेट रिडक्शन। शी कैन यूज़ डीपिगमेंटिंग क्रीम्स, थोड़ी होती हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं कमर्शियली, लेकिन सबसे जो अफेक्टिव रहेगा वो इसका वेट रिडक्शन रहेगा। जैसे वेट रिड्यूस होगा ये पिगमेंटेशन खुद ही बेहतर हो जाएगी।